है। अच्छा, हम स्वस्थ रहेंगे तो उसकी वजह से तो जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी। अब अगर इसके बदौलत आपके घर में जो टूथपेस्ट रखी है, उस टूथपेस्ट के पीछे पलट के देखोगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर क्या क्या है। उसमें एक प्रोडक्ट है सोडियम लॉरेल सल्फेट। अच्छा, फिर जाकर के गूगल पे सर्च करो कि सोडियम लॉरेल सल्फेट के साइड इफेक्ट क्या हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल करने से आपको कैंसर हो सकता है। देखो कमाल की बात, वो कुछ भी काम आपसे छुपा कर नहीं करते हैं, वो आपको सब बताकर करते हैं। यानी कि आपको टूथपेस्ट जब दिया, उसके ऊपर उन्होंने क्या डाला और उससे क्या होने वाला है वो उन्होंने आपको अलग अलग जगह पर इंफॉर्मेशन बता दी। ये तो जानकारियां हमने आपको ला करके दे दी, तो आपको किसी को नहीं पता था, जिनको उनको लाने वालों ने दे दी। लेकिन आपको तो रिसर्च करना स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता ना, ठीक है ना। तो जब आप टूथपेस्ट से जब आप करोगे, वो कह रहा है, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट करके कह रही है कि आपके मुंह के कीटाणुओं का सफाया करती है, ये है ना। लेकिन हमको तो बताया गया आयुर्वेद के द्वारा कि हमारे मुंह में फायदे वाले ही बैक्टीरिया होता है, नुकसान वाला कोई बैक्टीरिया होता ही नहीं है। सुबह सुबह ये बताया जाता है कि गर्म पानी हल्का गुनगुना, या फिर जैसा भी उस मौसम के अनुसार, जो भी मौसम हो रहता है, सब हर टाइम पे गुनगुना या गर्म नहीं पीना होता। तो उस मौसम में जब आप पानी पी करके उसका कुल्ला करके उसको अंदर ही लेके जाना होता है, बाहर नहीं फेंकना होता। क्योंकि सुबह की जो लार है, सुबह की जो पहली लार है, वो आप अगर फुंसी पे लगा ले, फुंसी ठीक हो जाती है, घाव पे लगा लो, घाव ठीक हो जाता है। उस कीटाणुओं को मारने का काम कंपनियां करती हैं। समझ रहे हो बात? यानी एक तो आप जब उसको टच करोगे मुंह के अंदर टूथपेस्ट को, तो जीभ पर लगेगी, वो जीभ पर लगेगी ना। वो जो जीभ पर लगती है जब वो चीज, तो जीभ पे लगने के बाद, जीभ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो होम्योपैथी वाले लोग हैं उनको मालूम है कि वो दवाई जो है वो जीभ पे डाली जाती है ना। क्यों? क्योंकि जीभ की जो नसें हैं उनका जो कनेक्शन है डायरेक्ट हार्ट के साथ है, दिल के साथ। यानी कि ब्लड में अगर डायरेक्ट वो कोई भी चीज मिलानी होती है तो वो जीभ पर रखी जाती है। तो टूथपेस्ट जब आप टेस्ट करते हो तो जीभ पर आएगी, तो वो डायरेक्ट आपके खून में सोडियम लॉरेल सल्फेट जाता है, डायरेक्ट। यानी कि आपके मुंह के बैक्टीरिया का खत्म होना, आपकी लार का खराब होना, उसके बाद वो जो केमिकल्स हैं वो आपके दांतों के डिके करने का कारण भी बनते हैं। तो इससे डॉक्टरों को भी चांदी होती है, टूथपेस्ट कंपनियों की भी चांदी होती है। फिर आपको टूथपेस्ट लाना भी पड़ता है। फिर वो जो टूथपेस्ट है उसके झाग जो है पानी में जब मिलते हैं, तो वो झाग वाला जो मटेरियल है वो सब्जियों के खेत में जाएगा तो उसको भी नुकसान करेगा। वो अंडरग्राउंड पानी में जाएगा तो अंडरग्राउंड पानी को भी गर्म और खराब करेगा। फिर अंडरग्राउंड पानी को साफ करने वाली जो मशीनें हैं फिर वो लगानी पड़ेंगी, तो उससे जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है। तो दातुन से अगर आप कर रहे हो तो उससे जीडीपी नहीं बढ़ रही है, दांत साफ करते हो। और यदि आप टूथपेस्ट से करते हो तो उससे खूब जीडीपी बढ़ती है। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, हवा की बात बिल्कुल नहीं चल रही है यहां पर, यहां बिल्कुल जेन्युइन फैक्चुअल है। जो मैंने बोला है जाकर के ढूंढ लेना, अपने टूथपेस्ट के पीछे देख लेना, लिखा हुआ है। देखो भैया, ये बता रहे हैं 4 कारण होते हैं टूथपेस्ट करने के। उस सोडियम लॉरेल सल्फेट के 4 साइड इफेक्ट बताए। हेयर लॉस, बालों का उड़ना, वो हो ही रहा है बच्चों में। स्किन के अंदर एलर्जी का होना, स्किन इरिटेशन होना और कैंसर होना। सोडियम लॉरेल सल्फेट सब में तो मिलाया जाता है, सब में मिलाया जाएगा। हड्डियों का चूरा भी मिलाया जाता है उनके अंदर। हाँ, ठीक है बात। तो ये आपको, यानी कि सरफ में भी जब वो कोई चीज केमिकल मिलाते हैं तो वो सरफ में भी ऐसे केमिकल मिलाते हैं जो झाग बनते हैं। मशीन में जब आप कपड़ा धोते हैं, मशीन में कपड़ा धोते समय जो डिटर्जेंट बनाया जाता है, वो डिटर्जेंट कपड़े के अंदर रहता है और कपड़े को सांस नहीं लेने देता। अगर आपको इस बात को समझना है, ब्रीदेबल कपड़ा होना चाहिए हमारा। हमारी स्किन सांस लेती है, स्किन में से, स्किन जो है ये अंदर से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करती है। स्किन को अगर हम रोक देंगे, स्किन को अगर बैन कर देंगे, तो स्किन से टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे, तो हम लोग बाहर नहीं निकाल पाएंगे। वो कबाड़ जो स्किन के जरिए स्किन को निकालना होता है पसीने के जरिए, वो रोकने का काम एसी करता है। हम लोगों को एसी इसलिए दिया गया ताकि पसीना ना निकले, ताकि टॉक्सिन अंदर के अंदर ही रहे।
फिर वही काम हमारे कपड़ों के अंदर जो मशीन में धोते हैं, उससे जो डिटर्जेंट है वो हमारे कपड़ों के अंदर रहता है, तो वो भी हमारी स्किन को सांस नहीं लेने देता। बड़ा सहा काम आप अपने जो बॉडी वॉश, शावर जेल, साबुन, यानी कि जितने भी हैंड वॉश ये यूज करते हैं, तो ये भी बॉडी के उन पोर्स को बंद करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जो हम शावर जेल जब हम यूज करते हैं तो स्किन चिकनी चिकनी सी हो जाती है, वो जो रफनेस है वो खत्म हो जाती है, तो स्किन, इसके मतलब वो पोर्स हैं वो भर गए, इसका मतलब स्किन पैरेलल हो गई, तो आपकी स्किन अब ब्रीदेबल नहीं है। अब आपकी स्किन बीमार होने के लिए, कैंसर होने के लिए तैयार है, आपके अंदर टॉक्सिन जमा होने के लिए तैयार है। दूसरी बात, अंडरग्राउंड पानी में के बारे में अगर आपको बात बताई जाए तो एक बात बताइए आप कि एक पानी है जो आपने सुबह भरा था, ध्यान देना, सुबह मटके में पानी भर लिया, और हम बात कर रहे हैं शाम के 9 बजे की। सुबह 2 लीटर का पानी भरा न मटके में सुबह। एक पानी है जो तालाब में खड़ा है 1 महीने से, एक पानी है जो इसमें हमारी ऊपर वाली टंकी में 1 हफ्ते का पानी है। टंकी में 1 हफ्ते का पानी है और तालाब में मान लो 6 महीने का पानी है, और हमारे घड़े में पानी सुबह का है, सुबह का भरा था, और एक हमने शाम को नलके से निकाला है 9 बजे ही। तो सबसे ताजा पानी कौन सा है? नलके वाला पानी तो यार 1000 साल से पड़ा नीचे। नलके वाला पानी 1000 सालों से नीचे पड़ा है, तालाब का पानी अभी महीने भर से पड़ा है, और सुबह वाला पानी ताजा पानी था, हमने भरा था। लेकिन फिर भी नलके वाले पानी को हम ताजा क्यों बोल रहे हैं? जो अंडरग्राउंड पानी होता है, जो नीचे पानी है, नीचे हो या बाहर हो, कहीं भी हो, अगर उसमें गंदगी आदमी ने नहीं मिलाई है और वो पानी खड़ा नहीं है, नीचे पानी चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जाम है, वहां पर मूविंग रहता है हमेशा, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर पानी रहता है, ऐसा नहीं है कि वो प्लेट्स जो है वो मतलब फिक्स्ड हैं। अभी पानी अगर फ्लोइंग है, बाहर नदी का पानी फ्लोइंग है, तो वो ताजा बोला जाएगा, बहता पानी ऊपर से आ रहा है ना। अच्छा, नीचे अंडरग्राउंड पानी के अंदर ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, एक भाई साहब ने पूछा कि भाई आपने डार्विन की थ्योरी को गलत बोला। डार्विन ने कहा ना कि हम पहले बंदर थे, बंदर से हम इंसान बने, है ना। और जितने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के समर्थक कम्युनिस्ट लोग हैं वो भी यही कहते हैं, वो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं। तो आप उसको गलत कैसे कह रहे हैं? आप ज़्यादा विज्ञान में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब आप लॉजिकल सोचना होता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। देखो, प्रकृति में कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो आपको अपने आप होता है, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन, आपके पास शब्द नहीं होगा। जैसे मान लो मैं आपकी नाक बंद कर देता हूं और आपको सांस आना बंद हो जाए, और फिर बिल्कुल जब मरने की कगार पर हो उस टाइम मैं आपकी नाक को छोड़ दूं, फिर आप सांस लेने लग जाओ, और मैं आपको पेपर पर लिखने को कहूं कि उस टाइम जो आप महसूस कर रहे थे लिख के दिखाओ। मतलब जो आप उस वक्त महसूस कर रहे थे उस एहसास को आप लिख दोगे क्या पेपर पे? मतलब वो दम घुटता, बोला तो दम घुट रहा था, वो क्या था, कैसे फील हो रहा था, उसको एक्सप्लेन करके दिखाओ। सो समटाइम्स जो शब्द हैं उनकी औकात नहीं होती है हमारी भावनाओं या सच्चाई को एक्सप्लेन करने की, तो उसको केवल आप एहसास कर सकते हैं। तो डार्विन की थ्योरी के लिए या तो हमको हजारों साल, करोड़ों साल जा करके उस ज्ञान को लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, या फिर आप डायरेक्टली देखना चाहते हो तो माइक्रोस्कोप लेके, लेंस लेके, किसी चीज को लेके चेक कर लेना। आपके आसपास कोई गाय या भैंस गोबर कर दे, उसी टाइम उस गोबर के ऊपर टूट पड़ना, चेक करने के लिए बोल रहा हूं। और कुछ तो मैंने बोला ही नहीं, हंस खाए कर रहे हो भाई। ठीक है, अभी उसको जब जूम करके जब आप देखोगे उसमें उस वक्त बैक्टीरिया थोड़ा मोटा दिखाई देना शुरू होगा, लेकिन लगभग आधे घंटे, 15 मिनट या 1 घंटे के अंदर अंदर उसमें से कीड़े चलने स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें पड़े ही। मतलब इतना मोटा कीड़ा कहां से आ गया उसमें भाई?
अचानक से कीड़ा कैसे आ गया? तो वो कीड़ा असलियत में वहां पर जो परिस्थिति पैदा हुई उस कीड़े के लिए अगर अनुकूल है तो वो कीड़ा अपने आप, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले अमीबा बना होगा, वहां बैक्टीरिया बना होगा, फिर बैक्टीरिया से बड़ा बना, फिर बड़ा बना, फिर जाके कीड़ा बना, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट कीड़ा बना। तो जब ये धरती गोबर रूप में रही होगी कभी किसी वक्त, उस वक्त आदमी, बंदर, मगरमच्छ, डायनासोर वो सब पैरेलल में अपने आप बने होंगे, जब जितना टेम्परेचर जिस जानवर के लिए, जिस भी प्राणी के लिए अनुकूल रहा होगा। अगर बंदर से इंसान बनना होता तो सारे बंदर इंसान बन चुके होते ना भाई। ये वाला माहौल जो है वो बंदर से इंसान बनने के लिए अनुकूल है, तो जितने उस टाइम बंदर मौजूद है सबके लिए अनुकूल है ना। बाकी जिसको सही मानना है वो सही भी मान सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपना व्यू दे रहा हूं। मैं तो शुरू से कहा भाई मैं तो एक व्यू दे रहा हूं, गलत जो मान रहा है गलत प्रूव करता रहो, सही जो मान रहा है सही मानता रहो, अपने को कोई सीन नहीं। लेकिन पॉइंट ये है, क्या बात चल रही थी? अरे बंदर से आदमी का तो खत्म हो गया था। टूथपेस्ट पे चल रहा था, दातुन हो गई थी, टूथपेस्ट हो गई थी, पानी पे चल रहा था, पानी पे। हाँ हाँ हाँ। अब नीचे वाले पानी को हम ताजा पानी बोल रहे हैं, क्योंकि पानी की एक खासियत रहती है कि अगर आदमी उसमें कुछ सिंथेटिक कबाड़ ना मिलाए तो पानी अपने आप को साफ कर लेता है। पानी के अंदर वो कीट पैदा होते हैं जो पानी के उस कबाड़ को खाता। आपने देखा होगा ना कि तालाब के अंदर मछलियां हैं, वो उस गंद को खाती रहती हैं, वो पानी को साफ करती रहती हैं। छोटी मछलियां ज्यादा ना हो जाएं इसलिए कुछ बड़ी मछली हो जाती है जो छोटी मछलियों को खाती रहती हैं। समझ गए ना? जब पानी को साफ करने की ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तो सारे के सारे जीव अपने आप मर जाते हैं, या वहां से चले जाते हैं, या तो वहां से चले जाते हैं या वहीं के वहीं मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं, और उसको खाने के लिए फिर मछलियां आ जाती हैं, फिर उसको खाने के लिए वो आ जाते हैं। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है, इसलिए जमीन के पानी को हम ताजा पानी बोलते हैं। जब इस पानी के अंदर, इसीलिए यह पानी अपने आप में शुद्ध पानी माना जाता है। या तो बारिश का पानी, दूसरी बारिश का पानी शुद्ध माना जाता है। पहली बारिश में तो सारा एनवायरनमेंट में पड़ा गंद है वो आता है, दूसरी बारिश का पानी शुद्ध माना जाता है। या फिर नीचे जमीन का पानी शुद्ध, पहला पानी ताजा माना जाता है। यदि आदमी इसके अंदर नीचे अंडरग्राउंड पानी के अंदर लैट्रिन धोने वाला केमिकल, हाथ धोने वाला हैंड वॉश का केमिकल, सिर धोने वाला शैम्पू का केमिकल, कंडीशनर का केमिकल, फेस वॉश का केमिकल, फेस मास्क का केमिकल, इसके अंदर आड़ कबाड़ जितने और केमिकल, वो इतने ढेर सारे, कोई स्क्रब होता है, कोई फेस पैक होता है, कोई कुछ होता है, ये सारे जब हम लगाते रहते हैं तो अपन सारे के सारे अंडरग्राउंड पानी के अंदर सिंथेटिक मटेरियल डालते रहते हैं जो सिंथेटिक तरीके से उसको खराब करते हैं, जिसको कुदरत साफ नहीं कर सकती, जिसको साफ करने के लिए फिर से मशीनें ही लानी पड़ती हैं। तो एक तो ये सारे प्रोडक्ट का 2-3 इलाज है। अरे इतने बेवकूफ बनाया गया हम लोगों को कि सिनेमा के अंदर फिल्म से पहले एडवर्टाइजमेंट चलाई गई कि करीम के अंदर हल्दी और चंदन है, साबुन के अंदर दूध है। अरे गधो, तो दूध हमारे पास होता ही है यार, उसको क्रीम में डालने की क्या जरूरत है? अपने आप डायरेक्ट यूज कर लो ना उसको। दूध, लस्सी, दही, चंदन, हल्दी, ये सब पहले तो साबुन में मिलाएगी कंपनी, 1 रुपया खर्चा होगा उसका, 50 रुपए में हमको बेचेगी। पहले जीडीपी उससे बढ़ती है, सीधा दूध यूज कर लेंगे, जीडीपी नहीं बढ़ती है। सीधा दूध, घी ये यूज कर लेंगे, सीधी लस्सी से, मुल्तानी मिट्टी से धो लेंगे, तो वो पानी को कभी खराब नहीं करता है। पानी को कभी खराब नहीं करता है तो भैया जीडीपी नहीं बढ़ती है। समझ रहे हैं? वो करके यार ये तो, अब वो क्या कहता है, हमारा एक साथी है, कहता है इसके साथ अगर तुम 3-4 दिन रह गए ना तो भाई ये तुमको हर चीज में षड्यंत्र बता देगा। अभी अगर नहीं है तो बता दो भाई, पानी में भी षड्यंत्र, टूटी में भी षड्यंत्र। अब टूटी में क्या षड्यंत्र, वो मैंने आपको बताया था कि नीचे का पानी खत्म होगा तो ही तो आपको कंट्रोल किया जा सकता है ना। अंडरग्राउंड पानी आपका रहेगा तो आप मालिक रहोगे, अंडरग्राउंड पानी खत्म होते ही सरकार मालिक रहेगी, फिर बोतलों में भरकर आपको मिलेगा, जैसे सांस हवा मिलती है। तो जी ये हो गया। चलो,
रिसाइकल होकर जो नीचे जा रहे थे, अब उसमें डायरेक्ट गंदा पानी डाला जाएगा। हमारे यहाँ जो है ना गौर कर दिए गए 200 400। अभी मैं बता रहा हूं आपको, अभी सुनिए। आपके गांव के आसपास, आपके शहर के आसपास, क्योंकि यू नीड टू बी अवेयर, आपको अपने बच्चों को पानी के लिए भीख मांगते हुए अगर नहीं देखना है, अगर आप अपने बच्चों को आजाद देखना चाहते हो, तो आपको घर से निकलकर यह रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सीधा माथे में, सीधा दिल में जाकर बात लगेगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ऐसा लगेगा अरे चल ही रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा लगता है। जिसकी 2 रोटी चल रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोचता है कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड व्यू करके देखो कि सिर्फ आपके बच्चे की नहीं, आपके पड़ोसी के बच्चे की भी जिंदगी अगर ठीक चल रही है तो ही आपका बच्चा सुरक्षित है। वरना उसके हाथ में नशा है, नशे का इंजेक्शन है, तलवार है, बंदूक है, तो कल को आपके बच्चे को वो चीज मिलने वाली है। भाई मेरे पास जो होगा वही तो बांट सकता हूं ना मैं, सिंपल। तो हमारे बच्चा, इसलिए हमारे बच्चों के लिए अगर हमको सोचना है तो हमको इस दिशा में सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचना पड़ेगा? आपके आसपास कोई भी फैक्ट्री, शुगर मिल है, इथेनॉल फैक्ट्री है, चमड़े की फैक्ट्री है, कोई कपड़े की फैक्ट्री है, कोई कैंपा कोला की फैक्ट्री है सॉफ्ट ड्रिंक की, कोई दारू की फैक्ट्री है, कोई ब्रीवरी है यानी बियर बनती है वो फैक्ट्री है, या कोई और फैक्ट्री है जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है। पहले तो रिसर्च करो उस फैक्ट्री के लिए कितना पानी इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपको 1 लीटर पेप्सी या कोला बनाना है तो उसके लिए लगभग 20 से 50 लीटर पानी चाहिए। यानी 1 लीटर पेप्सी बनाने के लिए आपको 20 से 50 लीटर पानी खराब करना पड़ता है। इसका मतलब है पानी के ऊपर अगर आप सचमुच चिंतित हो, सरकार जी और चोरों जी, सरकार तो हम है ना, सरकार तो जनता है। अगर हम चोर जी को पूछें संसद में बैठे हुए कि भैया अगर तुम सचमुच इतने चिंतित हो तो फिर पहले कोका कोला बंद कर दो ना, पहले सॉफ्ट ड्रिंक बंद होने चाहिए ना, पहले पैकेट वाले जूस बंद होने चाहिए ना, पहले पैकेट वाला कबाड़ बंद होना चाहिए जिसका अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि यह खराब है। संसद के अंदर कोल्ड ड्रिंक बैन है, क्या आपको मालूम है? अगर संसद में कोल्ड ड्रिंक बैन है तो पता करो कि क्यों बैन है। वो कौन सी रिपोर्ट थी 250 पन्ने की जिसकी वजह से वो बैन हुई थी? क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से आपकी हड्डियां खोखली होती हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने से आप अंदर से खराब होते हो। लेकिन ये हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं कि डर के आगे जीत है? ये हमें विश्व शांति का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन एक बार पता करो, जिस दुकान पे पेप्सी रखी होती है कोका कोला नहीं रख सकता वो। मतलब 2 कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं करती हैं। यहां पे हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग वसुधैव कुटुंबकम पे रहो। पॉइंट यह है कि कोई भी फैक्ट्री आपके पास हो इन चीजों की जो मैंने आपको बताई है, क्या क्या, शुगर फैक्ट्री हो, कपड़े की फैक्ट्री हो, चमड़े की फैक्ट्री हो, इवन दूध की भी हो कोई इंडस्ट्री, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री हो, बियर की हो, शराब की हो, किसी तरह के लिक्विड बनाने की कोई फैक्ट्री जिसमें पानी इस्तेमाल होता है, चेक करो और यह देखो कि उसका जो वेस्ट पानी है, जो केमिकल से भरपूर पानी है, वो कहां जा रहा है। या तो वो नदी में जा रहा है या वो बोर करके उसको जमीन के अंदर भेजा जा रहा है, बिना ट्रीट किए, बिना साफ किए। समझ रहे हो? और ये सरकार को भी पता है, सरकार में बैठे अफसरों को भी पता है। ये उनकी परमिशन और उनकी मिलीभगत से हो रहा है, क्योंकि उनको रिश्वत जाती है हर हफ्ते, हर महीने। वो रिश्वत से हमारे अंडरग्राउंड पानी को खराब कर रहे हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड पानी खराब होगा तो ही आपको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये सिर्फ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में नहीं हो रहा, ये पूरे देश में हो रहा है। क्लियर है? ठीक है जी। तो पानी पे आ गए अपन, अभी रोटी बनाने पे आ जाते हैं। रोटी बनाने के लिए जो आटा इस्तेमाल हो रहा है वो गेहूं का है। गेहूं भारत के जानवरों के लिए भी उपयुक्त नहीं है। गेहूं की वजह से ही कैंसर हो रहा है, गेहूं की वजह से ही एलर्जी हो रही है, गेहूं की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। स्किन की जितनी बीमारियां हैं ये इसी की वजह से हैं, क्योंकि हमारे
गेहूं को उगाने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी की आवश्यकता जरूरत से अधिक पानी की मतलब जरूरत पड़ेगी। ये इसी तरह से चावल के केस में यदि आपको कोई भी फसल उगाने के लिए जमीन से पानी निकालना पड़ता है तो वो जमीन आपके लिए, वो फसल आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आई बात समझ में? ये प्रकृति को बचाने का, बारिश को बचाने का, पानी को बचाने का, सेहत को बचाने का, बच्चों को बचाने का सबसे बड़ा रामबाण है। जो मैंने अपनी सुबह वाली बात में कही थी कि आपको परमात्मा ने पैर इसीलिए दिए हैं कि आपकी जो ज्यादा से ज्यादा दूरी है, दूरी तय करने की है सुबह से लेकर रात तक की, वो 25 किलोमीटर है। यानी 25-30 किलोमीटर के दायरे में आपके वहां पर कौन सी फसल होनी है, वो मौसम के अनुसार वो अगर फसल हो रही है, वो कबाड़ अगर हो रहा है, जिसको हम खरपतवार बोलते हैं, वो खरपतवार का मतलब है सारे के सारे अल्कलाइन पत्तों वाले वो पौधे, अल्कलाइन पत्तों वाले पौधे। अरे आपको तो अल्कलाइन पानी बेच रहे हैं वो लोग, अल्कलाइन चीजें तो पेट के लिए बहुत सही है। तो अल्कलाइन वाले जो पत्तों वाले जो पौधे हैं, वो पौधे आपके लिए बेहतरीन हैं। उस वक्त वो दवाई का काम करते हैं। तो जब वो दवाई का काम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि एक तो खाने के लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, पहली बात तो आपका गेहूं पिसवाने वाला प्रोसेस, फिर आटे को पिसवाने का प्रोसेस खराब, फिर उसके बाद उसको पकाने का, पकाने के केस में भी आ जाओ। पकाने के केस में अभी होटलों में देखना कमाल की बात, अगर आप तंदूर की रोटी खाते हो वो 15 रुपए की है, आप तवे की रोटी खाते हो वो 25 रुपए की है, अगर आप चूल्हे की रोटी खाते हो तो वो 65 रुपए की है। समझ गए बात? अभी आप जाओगे चूल्हे की रोटी, सरसों का साग, उसको वो लग्जरी आइटम में गिनते हैं। जो हमारे पुरखों का रूटीन था उसको अब वो लग्जरी बोल रहे हैं। घर जैसा खाने को लग्जरी बोल रहे हैं। घर जैसा खाना, होटल में लिखा होता घर जैसा खाना। अरे बेवकूफ, घर जैसा तो घर पे ही ना खा लेंगे। ये तो होटल वाला खाने आया, ये तो कबाड़ खाने आया, यहां घर जैसा खाने आए नहीं है। मतलब ये है कि जो भी भोजन पका है, यदि वो चारकोल में पका है, चारकोलेटेड, यानी चारकोल का मतलब यह है कि धुएं में अगर वो पका है तो वो सेहत के लिए बहुत लाभदायक आइटम होती है। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, सुबह जब दूध रखते थे, वो अपनी कड़ोनी के अंदर दूध रखते थे ना उबलने के लिए, तो वो जो जगह थी जिस जगह पर वो दूध रखते थे, वो इतनी छोटी रखी जाती थी कि वो धुआं वहीं पर घूमता रहे। वरना वो इतने मूर्ख नहीं थे कि वहां से धुआं जो है वो बाहर निकाल नहीं सकते थे, वहां धुएं के लिए जगह नहीं छोड़ सकते थे। वहां उनको वो पूरा का पूरा एरिया काला ही चाहिए, चारकोल ही चारकोल चाहिए वहां पर। वो धुएं में पकाते थे। जो रोटी चूल्हे में पकती है वो धुएं में पकती है। जो गैस पर पकती है उसके लिए तो रिसर्च भी आ गई है कि गैस की रोटी खाने वालों को गैस होती है, पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बनती है, एसिड बनता है। ये तो आ गया ऑलरेडी, ठीक है बात। अब चूल्हे की रोटी पकाओगे, खेत में जंगल जाओगे, अगर आप डंगरों को खेत में जंगल में चराओगे तो आपको जंगल के लिए अवेयरनेस बनेगी, तो आप गांव की जमीन बचाने के लिए दौड़ोगे, है ना। और अगर आप गैस पे रोटी बनाने लग जाओ, घर में ही लैटरिन आ जाए और आपको जरूरत ही ना हो, जंगल आधारित आपकी व्यवस्था ही ना हो, तो आप जंगल की तरफ देखोगे नहीं, तब आप नदी की तरफ देखोगे नहीं, तालाब बचाने की तरफ जाओगे नहीं, तो तब आप बड़े आराम। इसीलिए तो आपको मोगली जी कहते हैं हम इतने सिलेंडर दे दिए हमने महिलाओं को। अब सिलेंडर देने से होता क्या है, देखना जरा कमाल की बात। चूल्हे पर रोटी बनाएगी जब हमारी माँ, तो वो ऐसे बैठती है, पाटड़ी पे ऐसे करके बैठेगी, ठीक है, या ऐसे बैठेगी, जैसे भी बैठेगी इस तरह से बैठेगी, रोटी जिस तरह बनाएगी। उसके बनाने की प्रोसेस में उसका जो ये यूट्रस है, जो पेट है, इसके आगे टांग रहती है, एक हमेशा ही रहती है। जो बैठने का तरीका रहता है ना हमारा, चूल्हे की तरफ डायरेक्ट हीट नहीं होती है, मतलब टांग अड़ती है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अभी जो हमको रसोई में खड़ा होकर खाना बनाने को बोला जाता है, वो खड़ा होने का जो स्टैंडिंग पोजीशन है, जहां से देखना जो गैस की आंच है, उस आंच की वो जो मतलब डायरेक्ट जो उसकी हाइट है वो बिल्कुल यूट्रस के बराबर रहती है, यूट्रस की सीध में।
यानी जब से आपने घरों में टॉयलेट इस्तेमाल शुरू किए, जब से आपने सूती कपड़ा छोड़कर नैपकिन ये पैड जो सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने शुरू किए, और जब से आपने गैस चूल्हा इस्तेमाल करना शुरू किया, तभी से आपको यूरिनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, तभी से आपको व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होने लगा, और तभी से आपको यूट्रस का कैंसर होने लगा। समझ गए? तो अगर चूल्हे में रोटी बनाओगे तो जीडीपी नहीं बढ़ती है, क्योंकि लकड़ी अपनी फरी की, गोस्से अपने फरी के, जंगल है तो डंगर भी है, डंगर है तो गुस्सा है, हमारे पास उपले हैं, और चारकोलेटेड दूध है, चारकोल वाला भोजन है, तो हमारे को फिर बीमारी भी नहीं होगी। तो उधर से बीमारी भी हो रही है, गैस पे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, फिर थोड़े दिनों में पाइप खराब हो जाती है, थोड़े दिनों में गैस चूल्हा खराब हो जाता है, थोड़े दिन फिर हर महीने सिलेंडर बदलना पड़ता है, सिलेंडर लाने के लिए फिर वो टेम्पू चल वाला आता है चल के, या हम मोटरसाइकिल पर जाते हैं। तो हमारे गैस पे रोटी खाने का और बाहर आटा मतलब गेहूं पिसवाने का या अनाज पिसवाने का, उसमें जीडीपी बढ़ती है। हाथ से पिस करके खुद घर में खा लो तो उससे जीडीपी नहीं बढ़ती है। आप ही बता दो, जीडीपी मतलब देश का विकास है, देश के विकास में ही आपका विनाश है। ठीक है जी। उन लोगों को पता था, वो जो लोग इस पूरे षड्यंत्र को चलाते हैं उनको पता था कि ये लोग ऊर्जा धरती से लेते हैं, ये लोग ऊर्जा धरती से लेते हैं, इसलिए नंगे पैर रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। इनके डंगरों के लिए इनके खेतों में जाने वाला रास्ता भी पक्का कर दो, ताकि डंगरों के पैर जो है वो छिलते रहें इनके, ताकि ये लोगों को भी चप्पल पहननी पड़े, ताकि ये ऊर्जा ना ले पाए। और पहले अगर आदमी जूता पहनता भी था तो जूती पहनता था चमड़े की बनी हुई। चमड़े भी कौन सा? चमड़ा भी जो हमारे गांव का चमार बनाता था। कहां पे बनाता था? हर गांव के पास एक हडवारा होता था, जहां पे मरे हुए जो हमारी भैंसें, जो गायें जो लास्ट में अपना जीवन पूरा कर लेती थी, तो वहां पे उनको रखा जाता था, उसका चमड़ा उतारा जाता था, उसी से जूती बनाई जाती थी। वो जूतियां बेसिकली जमीन से अर्थिंग का काम हमारे साथ करती रहती थी, क्योंकि चमड़ा ही है ना, चमड़े से चमड़ा जुड़ के हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो धरती से जो हमको ऊर्जा मिलनी होती है वो कॉन्टिन्यूस मिलती थी, और हमको कभी घुटने खराब नहीं होते थे, और हम लोग सचेत रहते थे। हमारा जो अवचेतन मन है, जो हमारी स्पिरिचुअल जो ताकत है, वो बनी रहती थी। कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अब कभी किसी ने हमारा नुकसान कर दिया तो उसको माफ भी फटाफट कर दिया। ये सारी प्रोसेस उसी चमड़े की वजह से होती थी। उनको पता लग गया तो वो लग गए हमारी जमीनें पक्का करने में, सड़कें बनाने में, गलियां पक्की करने में, हमको मोटे सोल के जूते देने में और प्लास्टिक के जूते देने में। समझे ना? सबसे पहले उन्होंने गांव में औरतों को कहा है क्या गोबर में गोबर हुई रहती है। अभी पता चल रहा है कि गोबर में काम करने वाले आदमियों को कभी स्किन की एलर्जी नहीं होती है। अभी हम जा रहे हैं कि जब हम पंचकर्म का काम करते हैं तो वहां तो मिट्टी और गोबर ही लगाया जाता है हमको। ईएमएफ मीटर से करो, जिस घर में सीमेंट का घर बना हो और फिर गोबर का घर बना हो, ईएमएफ की रेडिएशन ही नहीं जाती हैं उसके अंदर। ये तो मीटर आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक वाला, पढ़े लिखे बच्चे, नौजवान बच्चे जाके ईएमएफ मीटर से चेक कर लो। मैं कौन सा यहाँ पे बैठा बैठा खामखाई की बात कह सकता हूँ? क्यों जी? मतलब कोई हवा की बात थोड़ी ना, प्रैक्टिकल है तो सारा का सारा। तो जी चप्पल भी षड्यंत्र, नल का भी षड्यंत्र, टूथपेस्ट भी षड्यंत्र, लैटरिन भी षड्यंत्र। आप बोलते जाना, मोटरसाइकिल, कार। अभी बच्चा चलो खाना खा लिया, सुबह सुबह खाना खा के अब स्कूल जा रहा है। अभी दो रास्ते हैं, घर में कट्टा पड़ा हो या कपड़ा पड़ा हो, दरी पड़ी हो, अपने हाथ का बनाया हुआ कोई और कपड़ा पड़ा हो, उसका बस्ता बनाएंगे या कंपनी का ब्रांडेड बस्ता लाएंगे, उसमें जीडीपी बढ़ेगा। हाथ का बनाने में या ब्रांडेड में? ब्रांडेड में। बच्चा गांव के स्कूल में जाएगा तो बस में ट्रैवल नहीं करेगा तो शरीर में वात इकट्ठा नहीं होगा। जो जितना ज्यादा ट्रैवल करेगा उतना ही उसकी कमर खराब होगी, उतनी ही उसकी कंधे का हिस्सा ये खराब होगा, उतनी ही गर्दन अकड़ेगी, उतना ही वात इकट्ठा होगा, हाथों में पैरों में कॉन्टिन्यूस पेन रहेगा ट्रैवल करने की वजह से। बिल्कुल आयुर्वेद में बिल्कुल डिफाइंड है। ट्रैवलिंग के लिए हम बने ही नहीं हैं। अगर हम ट्रैवलिंग के लिए बने होते तो हमको दो पैर नहीं दिए होते, हमको चीते की तरह दिया होता, या फिर हमको पंख दिए होते कि जाओ उड़ जाओ, बात खत्म, तुम्हारा काम ये है। हमारा काम ये नहीं है। तो हमको ट्रैवल करके अब तो बताना है कि बच्चा 10 मिनट में अपने गांव के स्कूल में चला जाए, गांव के अंदर जो कम्युनिटी ने स्कूल बनाया है उसमें जीडीपी बढ़ेगी, या जो बस लेने आएगी उसमें जीडीपी बढ़ेगी? बस लेने आएगी तो उसके लिए सड़कें बनेगी,
बस के अंदर भी यूज होने वाले टायर, लाइटें, शीशा, स्टीयरिंग और दुनिया जहान की फैक्ट्रियां, फिर चलाने वाला ड्राइवर, पेट्रोल, डीजल, मेंटेनेंस, अटरम शटरम, सीसीटीवी कैमरे, पता नहीं क्या क्या लगेंगे। एम आई राइट? ये सारा सौदा लगेगा बस में। तो बस से लेने आओगे तो जीडीपी बढ़ेगी, गांव में बच्चा चला जाएगा जीडीपी नहीं बढ़ेगी। आपके बच्चे को कम से कम 1 घंटा बस में घुमाता है बस का ड्राइवर, कम से कम 1 घंटा घुमाता है कि नहीं घुमाता है? 1 घंटा जाते टाइम, 1 घंटा आते टाइम। वो 2 घंटे अगर आपका बच्चा अपने जीवन के लिए उपयोगी कोई सीख ले तो जीवन जीना सीख लेगा। लेकिन आपके बच्चे के पास समय ही नहीं है कुछ भी सीखने के लिए, अपने माँ बाप का काम हाथ बटाने के लिए, अपने खेत में काम करने के लिए, अपने घर में अपनी क्यारी में कुछ करने के लिए उसके पास समय नहीं बचेगा, तो वो समाज से भी कट जाएगा, प्रकृति से भी कट जाएगा, अपने लिए कुछ विश्वास भी पैदा नहीं कर पाएगा। 10वीं क्लास के बच्चे को पूछ के देखो, बल्ब बदलना है चंडीगढ़ शहर में, मम्मा वो फोन करेगा, इलेक्ट्रीशियन भैया, हाँ जी हमारा ना बल्ब, हमारा इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी खराब, इलेक्ट्रिशियन भैया आता है, इलेक्ट्रिसिटी कहां खराब होगा, वो खराब जल नहीं रहा है, बटन दबाया और बल्ब फ्यूज हो गया यार, बदल लेता यार। वो उस पे स्टूल पे चढ़ के बल्ब उतारता है, बल्ब लगा देता, कितना हुआ भैया? वो बोलता है 400 रुपीज सर्विस चार्जेस। वो 400 भी दे देता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को हम नहीं छूते हैं। करंट लग गया तो ये हमारे बच्चे हमने बना दिए बेसिकली, ठीक है ना? क्योंकि उसके पास लाइफ को जीने की स्किल नहीं है। आग लग जाए क्या करना है, लड़ाई बच जाए क्या करना है, चोट लग जाए क्या करना है, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो तो क्या करना है, भोजन ना मिले तो क्या करना है, समाज से मदद कैसे लेनी है, समाज को मदद कैसे देनी है, ये सारी प्रोसेस से बच्चा सिर्फ इसलिए अछूता रहेगा क्योंकि वो बस में जा रहा है। नहीं समझे? क्योंकि वो अपने जीवन का 2 से 3 घंटा रोज का भाई, रोज का, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर 3 घंटे ट्रैवल कर रहा है बच्चा तो 24 में से 3 घंटे यानी कि 3 8 24, 8वां हिस्सा हो गया। 100 का 8वां हिस्सा कितना हो गया? 14 13 8 12 8 96, 12%। अपने जीवन का 12% तो वो वेस्टेज कर देता पहले नंबर पे ही। मैं तो कैलकुलेशन है ना आपके सामने है भैया, उसका कोई उपयोग नहीं है, उल्टा बीमारी है। तो जी लेकिन पैदल जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी या फिर बस में जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी? अपने कम्युनिटी के स्कूल में जाएगा जहां कोई फीस नहीं है, उससे जीडीपी बढ़ेगी या 5,000 रुपया महीना खर्च करने वाले में बढ़ेगी? अपनी किताबें अपने भाई की किताबों को ही दोबारा यूज करने से या अपने काम की किताबों को यूज करने से जीडीपी बढ़ेगी या ब्रांडेड हर साल नई किताब लेने से बढ़ेगी? ब्रांडेड किताब लेने से बढ़ेगी, नई पब्लिकेशन की किताब प्रिंट रेट पे लेने से बढ़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, गांव के स्कूल में गांव का ही मास्टर जी पढ़ाएगा, उससे जीडीपी बढ़ेगी, या उस पर्टिकुलर स्कूल में बंदा कार से जाने वाला जाएगा उससे जीडीपी बढ़ेगी? यानी कि आपके बच्चे की पढ़ाई अगर आपके गांव से बाहर हो रही है, प्राइवेट स्कूल में हो रही है, खूब पैसा खर्च हो रहा है, तो जीडीपी बढ़ रही है, और यदि वो गांव में पढ़ रहा है तो जीडीपी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब आपका विनाश ही देश का विकास का आंकड़ा है कि नहीं? अभी बीमारी पे आ जाते हैं। अगर आप ठीक से खाओगे, जंगल आधारित व्यवस्था रहेगी, गांव आधारित व्यवस्था रहेगी, शुद्ध हवा होगी, शुद्ध खाना होगा, ऋतु के अनुसार खाओगे, दिनचर्या के अनुसार खाओगे, टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे, तो बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार पड़ोगे भी तो आपके गांव में आपके आसपास ऐसी वनस्पति भी है, क्योंकि आपने इंडिजीनियस बीज बचाए हुए हैं, ओरिजिनल बीज बचे हुए हैं, तो वैसे ही बीमार नहीं पड़ने देते। पर पड़ भी जाओगे तो वहां वनस्पति आपको बचाने वाली हैं, उन वनस्पतियों से दवाई बनाकर इस्तेमाल कर लोगे, उससे जीडीपी बढ़ेगी। या फिर आपके आयुष्मान कार्ड में लाखों रुपया खर्च करके प्राइवेट कंपनी पे जाके लैब में टेस्ट करा के, अब नाड़ी वाला वैद्य हाथ लगाते ही बता देता है तुमने 3 दिन पहले क्या खाया था, तुमने क्या किया था, तुम्हारे शरीर में क्या क्या चल रहा है। वही काम आपको नाड़ी वाला वैद्य जो है वो अगर चेक कर देगा, उससे जीडीपी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर लैबोरेटरी में आप 2,000, 5,000, 10,000 खर्च नहीं करोगे तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? तो वहां खर्च करोगे तो जीडीपी बढ़ेगी।
अगर वनस्पति आधारित दवाई खा लोगे जंगल आधारित तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। यदि कंपनी के फार्मा कंपनी ने जिसको ऊपर खर्चा 1 रुपया हुआ है वो दवाई 100 रुपए में 200 में बेचते ही हैं, वो आपको पता ही है, तो 2-4 हज़ार रुपए की दवाई जब तक आप महीने में खर्च नहीं करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। सिटी स्कैन भी कराना है, अल्ट्रासाउंड भी कराने हैं, ब्लड टेस्ट भी कराने, यूरिन टेस्ट भी कराने, फिर आपको ढेर सारे टेस्ट कराने, फिर रोज बाइक के चक्कर काटने, फिर अस्पताल में जाना, तो उसी से तो जीडीपी बढ़ेगी ना। तो बताओ भैया, देश का विकास ही अपना विनाश है। उसके विकास का आंकड़ा हमारे विनाश का पैमाना है। ठीक है जी। शिक्षा अगर नौकर बनाने के लिए होगी तो जीडीपी बढ़ेगी। शिक्षा गांव के अंदर अपने काम इस्तेमाल करने की होगी तो जीडीपी घटेगी। अगर आप खुश रहोगे तो डिप्रेशन वाला डॉक्टर वेला हो जाएगा, दिमाग वाला डॉक्टर वेला हो जाएगा, दिमाग वाले डॉक्टर के पास कोई जाएगा नहीं। तो दिमाग वाले डॉक्टर का घर चलता रहे इसलिए आपका डिप्रेशन में जाना आवश्यक है। भाई उसका घर भी चलाना ना, सरकार को उसका घर की भी चिंता है यार, ऐसी बात नहीं है। तो उन डॉक्टरों का घर चलाना आवश्यक है। चलिए, अभी स्कूल से बच्चा आ गया है, होमवर्क के लिए ट्यूशन पे जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी, नहीं जाएगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। ट्यूशन पे जाएगा, ट्यूशन से आने के बाद अगर टैबलेट नहीं लेगा, मोबाइल पे नहीं लेगा, अगर वो गेम नहीं खेलेगा, तो मोबाइल का रिचार्ज नहीं करेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। मोबाइल का रिचार्ज रेगुलर करेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। उस पर एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, सट्टा खेलेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो रही है। ट्रांजैक्शन ही तो जीडीपी है, पैसे का सर्कुलेशन ही तो जीडीपी है भैया। यही बताया ना भाई अर्थशास्त्रियों ने। तो जब मतलब टीवी कंपनी का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल कंपनी का रिचार्ज करते हैं, इंटरनेट रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करके एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फिर उस पर जो वीडियोस देखते हैं वहां से पैसा सर्कुलेट होता रहता है तो जीडीपी बढ़ती है। और यदि आप अपने गांव में लोकगीत चालू कर लेते हो, अपनी संस्कृति को बचा लेते हो, अपने गीत गाते हो, अपने तरीके से रहते हो, तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। इसलिए डीजे कंपनी का आना जरूरी है जीडीपी बढ़ने के लिए। और डीजे का तो एक और रोल है, मैं आपको बता दूं। इन्होंने 1945 में यह काम किया था रॉकफेलर फाउंडेशन ने, कि पूरी दुनिया में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, बाद में इसको 68 में बहुत तेजी से बढ़ाया इन्होंने, जब इंडिया वगैरह जैसी जगह पर इन्होंने रेडियो वगैरह देनी थी, तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। घर घर तक रेडियो और टीवी लेके जाना था, तब इन्होंने सारे के सारे म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 440 हर्ट्ज पे कर दिया। इसका भी नहीं पता होगा आपको, फ्रीक्वेंसी का गेम भी नहीं पता होगा ना। आप जाकर के सर्च करना, अब आपको ये सर्च करना आपका काम है। आपके बच्चों को अगर आपने बचाना है तो इस पे अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग को शांत रखती है, डिप्रेशन में नहीं जाने देती, आध्यात्मिक जागृति के लिए आवश्यक है। 432 हर्ट्ज। और यदि यही फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज हो जाए तो आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, आप उत्तेजित रहते हो, आप हिंसक हो जाते हो, आपको परेशान करना आसान है। तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी म्यूजिक इंडस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज कर दिया। और ये 440 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी जब हाई पिच पे जब चलती है, जैसे डीजे की आवाज पे चलती है, तो आप अगर सेंसिटिव आदमी हो तो डीजे के सामने 30 सेकंड नहीं खड़े हो सकते। 30 सेकंड के अंदर आपके अंदर उबाल आ जाएगा। क्या आपके साथ प्रॉब्लम होती है ना? समझे बात आप? तो इसका मतलब यह हुआ, एंटरटेनमेंट के लिए आप यदि अपनी संस्कृति को बचाने वाला काम करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि आप अंग्रेजी टेलीविजन देखोगे, फिल्में देखोगे, ओटीटी चलाओगे, रेंटल, आपका सब कुछ रेंटल हो गया है।
पहले आपके गाने एक कैसेट में आ जाते थे, जिंदगी भर आप उसके मालिक रहते थे। अब आपको म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, हर महीने या हर साल देना पड़ता है। आपको वीडियो की सीडी, एक बार फिल्म की कैसेट मिल गई तो जिंदगी भर आप उस कैसेट के मालिक हैं, आप उसको जब चाहो देख सकते हो। लेकिन आपको यही चीज अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखनी है तो आपको हर महीने या हर साल सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, यानी आपकी जिंदगी रेंटल पे हो जाएगी। आपका एंटरटेनमेंट अगर रेंट पे होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, अगर आपका एंटरटेनमेंट परमानेंट होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो आपका नुकसान हो रहा है ना इसमें। हाँ, देखो भैया कह रहे हैं कि अगर 440 से 432 कर दिया जाए फ्रीक्वेंसी को म्यूजिक की, तो हार्ट अटैक के केसेस 10% कम हो जाएंगे। यह इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूं, वो बता रहे हैं अपने आप पे। मैं तो आपको लाके वो इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी करके दे रहा हूं आपको। ये तो आपने देखना है कि आप क्या करना चाहते हो इसकी इंफॉर्मेशन का। आप इस इंफॉर्मेशन के डिटेल में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, अपने आप मिलेंगी यार, मेरा कुछ कहने का जरूरत नहीं। ठीक है जी। तो इधर हो गया, शाम को हो गया बच्चा, अब टीवी देख रहा है, टीवी पे भी आ गया, गेम पे भी आ गया, शाम को सोना। हाँ, अभी आ जाओ। अब ये लाइट है, व्हाइट लाइट है ना, जो सीधी लगती है यहां पे पीनियल ग्लैंड पे डायरेक्ट, इसीलिए आपकी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, घरों में सब जगह एलईडी लाइटें दे दी हैं। अगर आप सेंसिटिव हो तो आप मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं देख सकते लाइट की तरफ, इस लाइट की तरफ। अगर आप नशे में हो, अनाज के नशे में या किसी और नशे में, तो बात अलग है। अगर आप वैसे ही सेंसिटिव नहीं हो तो बात अलग है, अदरवाइज आपको एकदम पता चलेगा कि ये लाइट कितनी खतरनाक है। लाइट की केवल उतनी ही इंटेंसिटी होनी चाहिए जितने में आपकी आंखें पूरी खुली रह सकें, और उसके लिए दिए की, मोमबत्ती की, लालटेन की ही लाइट चाहिए होती है। आपको असलियत में इस बिजली की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको है आप मुझे बताइए, मैं आपको यह बता दूंगा कि आपकी बात गलत क्यों है। क्योंकि आप दिन छिपने के बाद एक सिंगल काम भी इस बिजली से वो नहीं करते हो जो आपके फायदे का हो। या तो आप टीवी देखते हो, मूवीज देखते हो, देर रात का खाना पकाते हो, 8 बजे जब आपका वो डाइजेशन सिस्टम बंद हो जाएगा है, जब आपका पेनक्रियाज ही काम करना बंद कर देगा, जब आपका लीवर ही काम करना बंद कर देगा शाम 8 बजे के बाद, और उसका काम 2-3 घंटे का है अगर, तो 5-6 बजे से पहले पहले खाना खा लेना पड़ेगा उसके लिए। तो आपको 5-6 बजे से पहले पहले आपको घर वापस भी आ जाना पड़ेगा। तो आप वनस्पति या एनवायरनमेंट के हिसाब से आप रहोगे। तो 5-6 बजे जब आपने खाना खा लिया है और बच्चे को होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, खाना आपका हो गया, होमवर्क आपका हो गया, एंटरटेनमेंट आपका लोकल बेस है, आप कंपनी को नहीं देना चाहते हो, तो क्या दिन छिपने के बाद आपको बिजली की किसी और काम करने के लिए आवश्यकता है? बताइए। बिजली से आप जो भी काम कर रहे हो वो केवल आपका विनाश कर रहा है। समझ गए? हाँ जी। सुबह से लेकर रात तक आप जो कर रहे हो, जिसमें जीडीपी बढ़ रही है, वो आपका विनाश कर रहा है। गलत है कि सही है? अब जन्म से लेकर मृत्यु तक आ लेते हैं है? मां के पेट में यदि आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तो कंपनियों को बेनिफिट होता है, होने के बाद भी लगाए जाते हैं तो भी कंपनियों को बेनिफिट होता है। मां को बेड रेस्ट पे रखा जाता है तो सी सेक्शन करना पड़ेगा, तब पेट काट कर बच्चा निकालना पड़ेगा। जो पेट काट के निकला है, नेचुरल प्रोसेस से नहीं निकला है, वो बीमार भी ज्यादा रहेगा। ठीक है बात? इसके विपरीत यदि मां अपने दिनचर्या के सारे काम करती रहे तो उसको नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जीडीपी घटेगी। अगर वो इंजेक्शंस ना लगाए, देसी आधारित, अपने घर के आधारित, अपने जंगल आधारित, अपने गांव आधारित शुद्ध खाना खाए, तो बच्चे को भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी इंजेक्शन की। नेचुरल तरीके से अगर उसका जन्म होता है तो जीडीपी घटती है, अगर सिजेरियन होता है तो जीडीपी बढ़ती है।
इसीलिए आपके गांव में, आपके शहर में आशा वर्कर की निगरानी रहती है 24 घंटे कि दाई ने अगर नेचुरल जन्म करवा दिया तो इसके खिलाफ एफआईआर करवानी है। जाओ दाई से पूछो जाकर के, दाई को डर रहता है कि आशा वर्कर मेरे खिलाफ एफआईआर करवा देगी। ठीक है ना, घर पे जन्म नहीं करवा सकते। आपके जन्म के समय जो आपके पैरों के निशान लिए जाते हैं आपके बच्चे के, मालूम है क्या आपको? जो डॉक्टर के साथ परमानेंट रहता है उसको मालूम है, डॉक्टर पैरों के निशान लेता है। जा रहे हो? ठीक। जब डॉक्टर पैरों के निशान लेता है तो वो पैरों के निशान वहां भेजता है इन अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के पास कि एक गुलाम और आ गया। जब आप घर में अपना बच्चा पैदा करते हो तो आप वो निशान नहीं पहुंचा पाते, तो बच्चा आजाद रहता है। जब डॉक्टर के पास भेजता है, जब डॉक्टर जन्म लेता है तो उसकी जांग में बिना आपसे पूछे डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है। वो इंजेक्शन इस बात का प्रमाण होता है कि ये हमारी पूंजी है, उनकी, जिनके खिलाफ ये षड्यंत्र है, जिनके खिलाफ ये संस्था है, जनता अधिकार मोर्चा है, जिस षड्यंत्र के खिलाफ है, उन षड्यंत्रकारियों की बात हो रही है। डिटेल में जाओगे तो षड्यंत्रकारियों तक भी जाएंगे हम। समझ रहे हो बात? यानी आपके बच्चे को गुलाम कर दिया पहले नंबर पे उस डॉक्टर ने, इंजेक्शन दे करके ये कह दिया कि इसका जीवन हमने बचाया है, और जीडीपी तो ऑब्वियसली बढ़ी रही है। ठीक है, इंग्रेडिएंट होते हैं 150 से ऊपर तो इंग्रेडिएंट है उसके, और उसमें एक भी फायदे का नहीं है। और उसमें जो सबसे खतरनाक जो इंग्रेडिएंट है, कुछ सल्फेट है, कुछ सल्फाइड है, और हाइड्रोक्साइड है एल्यूमिनियम का स्पेशली। डिटेल मिल जाएगी आपको सारी, दस्तावेज जिस जिसको चाहिएंगे वो सारे मिलते रहेंगे। ठीक है जी। अब हालांकि सुबह से लेकर शाम तक में जन्म से मृत्यु तक वाले काफी सारे पार्ट आ गए ना। मरने की प्रोसेस अगर आपके शमशान में होगी, जंगल आधारित होगी, उपले आधारित होगी, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक होगी, कंपनी आधारित होगी, गाड़ी लेने आएगी, गाड़ी छोड़ने जाएगी, तो जीडीपी बढ़ेगी। जीवन जीने में भी आपकी शादी अगर पत्तल के पे होगी, अगर खाना एक या दो ही होगा, संस्कृति के हिसाब से होगा, तो बीमारी नहीं आएगी। आपने देखा नहीं शायद, शादियों का मुहूर्त इस हिसाब से निकलता है कि उस मौसम में यदि आप ज़्यादा खा लेते हो तो बीमारियां होंगी। पहले जो मुहूर्त था इस हिसाब से होते थे कि उस मौसम में आपको ये खाना है, उसी के हिसाब से खाना बनता था। अभी आपको खाने के इतनी वैरायटी दे दी जाती हैं, और ये आयुर्वेद को जानने वाले लोगों को पता है कि पेट में जितनी वैरायटी का खाना जाएगा उतना ही नुकसानदायक है, जितनी ज्यादा वैरायटियों का होगा। तो हम लोग तो नमकीन भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, मीठे के ऊपर नमकीन खा रहे हैं, पनीर का भी खा रहे हैं, दालों का भी खा रहे हैं, साथ के साथ उसके विरुद्ध आहार भी सब चल रहा है ना वहां पे तो। और रात को चल रहा है, और लेट नाइट चल रहा है। लेट नाइट चलने में बिजली की भी जरूरत पड़ेगी, डीजे भी दूसरे तरफ से चलेंगे, और रातों को आएंगे। अपना काम तो करके आ ही गए हैं, तो मतलब दिन में काम करने में भी पैसा खर्च करो, रात को शादी में जाने के पैसा खर्च करो। और क्योंकि आप 8 बजे के बाद खा रहे हो तो बीमार भी हो जाओ, बीमार हो जाओगे तो जीडीपी बढ़ेगी। शादी का कल्चर भी इसी के आधारित, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा आप ये बताओ, जो मैंने आपको बताया है, चाहे टूथब्रश करना है, गैस पे रोटी बनाना है, बाइक पे चलना है, कार पे चलना है, जन्म है बच्चे का, उसकी प्रेगनेंसी है, उसकी पढ़ाई है, ये सब आप कर रहे हो कि आपको करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? वो व्यवस्था पहले निकाली जाती है। जंगल पहले खत्म किया जाएगा तो मजबूरी में आप डंगर रखना बंद करोगे, पशु रखना बंद करोगे। जोहड़, आपके जोहड़ के अंदर लैट्रिन के खड्डे का पाइप जो है, लैट्रिन का गड्ढा है ना, उसका पाइप बाहर नाली में खोल दिया जाएगा, वो सांप की लैट्रिन जोहड़ में चली जाएगी, तो कोई अपने डंगरों को वहां पानी नहीं पिलाएगा। इसलिए सबको समर्सिबल लगाना पड़ेगा, इसलिए जीडीपी बढ़ेगी फिर से। ठीक है ना? आपको प्रचारित किया जाएगा कि आप गाड़ी की टूटी अपने ट्यूबवेल से ही धो लो। मोटरसाइकिल को भी समर्सिबल से धोते हैं अपने वाले नौजवान लौंडे। क्यों जी? क्योंकि जीडीपी बढ़ती है उससे।
वो नदी में जाके नहीं धोते हैं, पहले हम लोग नदी में जाके अपना ट्रैक्टर धो के लाते थे। मेरे को भी याद है, जोड़ में नदी में धो लाए, वहीं पे करे, और एक पानी की एक बूंद खराब नहीं होनी, मिट्टी थी मिट्टी पानी में चली गई, बात खत्म हो गई, रोला खत्म। अभी वहां पे अलग तरीके से चलेगा। आपका मकान बनाने का स्टाइल, मैं अभी अहमदाबाद में था, मैंने आपको बताया, मैं वहाँ एक घर देख के आया। वो लोग उसको अपने पुरातन तरीके से बना रहे थे और फ्लैट था उनका। वो बोले ये फ्लैट 25 साल का उनका हो गया है, वो बोले थे 25-30 साल और बढ़ेगा, तो क्यों इस पे इतना पैसा लगा रहे हो। उन्होंने वो अपने पुराने वाले स्टाइल से, मतलब पत्थर, चूना, रंग, नेचुरल कलर्स और नेचुरल उस तरीके से बना रहे थे। वो बोल रहे थे इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम और लेबर और स्किल बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी है लगभग 1000 साल। बोला अब 1000 साल मैंने तो जीना नहीं है, पर क्या मैं ये चीज़ अपने घर में यूज भी ना करूं। जिसने बच्चों ने तोड़ना होगा तोड़ लेंगे, लेकिन अभी मैं ओरिजिनल चीज़ लगाऊंगा। तो मैं उसको देख रहा था कि जो सीमेंट है इसकी तो ड्यूरेबिलिटी है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 28वें दिन तक। पता है ना आपको, सीमेंट सबसे ज्यादा मजबूत 28वें दिन होती है। 28वें दिन के बाद सीमेंट की मजबूती कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बात, यानी कि जो आपको दिया जा रहा है वो आप डेली कमजोर हो रहा है। और कमाल की बात ये बताई उन्होंने कि जो हम ये बना रहे हैं ये रोज मजबूत होगा, और उस पे आने वाले टाइम में जेएसएम काम करने वाला है बड़े लेवल पे। जो हम अगले साल जो गुरुकुल बनाने वाले हैं वो सारा का सारा इस तरीके से डिजाइन करने वाले हैं कि 1000 साल से पहले वो हिले ही ना। मतलब हमारा डिजाइन इस तरीके से है कि देखो अगर समाज साथ आता है कि नहीं आता है, क्या आता है, तो देखने वाली बात होगी। बट द पॉइंट इज, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भाई यदि हमारे पास वो व्यवस्थाएं हैं। अच्छा देखो कमाल की बात, सीमेंट वाला जब घर बना रहे हैं तो सारा पैसा कंपनियों को जा रहा है, और जब वो चूने से घर बना रहे थे, वो बना रहे थे जहां पर वो पूरा काम कर रहे थे, वो कह रहे थे एक एक पैसा कारीगर को जा रहा है, एक एक पैसा समाज के आदमी को जा रहा है, या किसान को जा रहा है, या फिर इस पे काम करने वाले पुराने कारीगरों को जा रहा है। तो चाहे कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे आपके पास जंगल हो, पशुधन हो, खेत हो, अनाज हो, जीवन जीना हो, शिक्षा हो, यदि पैसा हमारे पास रहेगा तो हम मजबूत होंगे, या पैसा कंपनी के पास जाएगा तब मजबूत होंगे। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपका विकास होगा, आपकी समृद्धि होगी, आपकी मजबूती होगी, आप में एकता आएगी, आप खुश रहोगे, आपका परिवार बचा रहेगा, आपका समाज बचा रहेगा। यदि पैसा एक दूसरे को दे करके मजबूत करना शुरू कर दिया, अगर कैश में ट्रांजैक्शन चालू कर दी, सामान के बदले सामान देना शुरू कर दिया, तो आप मजबूत बनोगे, आपकी समृद्धि होगी। यदि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो कंपनियां मजबूत होती हैं, बैंक मजबूत होते हैं, वो चोर मजबूत होते हैं, सरकार ये हम कमजोर होते हैं। तो मतलब है आपका विकास जीडीपी का और कंपनियों का विनाश, उनकी ताकत का ह्रास। यदि आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, उसका निपटारा पंचायत में करते हो, एक पैसा खर्च नहीं होता सुबह से शाम तक, दूध चाय पानी का खर्चा वो तो कुछ भी नहीं होता है। यदि आपका मुकदमा पुलिस में जाता है तो पहले मोटरसाइकिल कार उठा के पुलिस में जाना पड़ेगा, फिर वहां पर जाकर के पुलिस वालों को रिश्वत खिलानी पड़ेगी, दोनों पार्टियां खिलाएंगी, पुलिस वाले को भी, वकील को भी, और जजों के लिए भी खर्चा करेंगी। तो जीडीपी पुलिस वाले तंत्र में बढ़ रही है, पंचायती राज में नहीं बढ़ रही है। पंचायती राज में समाज मजबूत हो रहा है, पुलिस तंत्र में पुलिस मजबूत हो रही है। राजनीति में यदि आप अपनी समाज आधारित लोगों को अगर चुनते हो तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। यदि आप इलेक्शन के अंदर करोड़ों रुपया खर्च करते हो, दारू बांटते हो, पैसा खर्च करते हो, गाड़ियों से प्रचार करते हो, टीवी से प्रचार करते हो, मोबाइल पे करते हो, और पैसे मतलब सोशल मीडिया पे करते हो, हजारों करोड़ रुपया फूका जाता है, तो जीडीपी बढ़ती है। खेती में यदि आप बैल आधारित खेती करते हो तो जीडीपी नहीं बढ़ती है, लेकिन खाना बढ़िया बेहतर होता है। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर से खेती करते हो तो जमीन दबती है, जमीन हार्ड होती है, जमीन में पानी नहीं जाता, अंडरग्राउंड पानी नहीं जाता, जमीन सांस नहीं ले पाती, केंचुए जिंदा नहीं रह पाते, वहां पर कुछ नहीं रह पाता, और केवल हाइब्रिड बीज बनेंगे। हाइब्रिड बीज को ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा पानी जमीन से निकालना पड़ेगा, जमीन से निकल करके आपका नुकसान होगा। तो खेती अगर नेचुरल तरीके से होगी तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, और अगर ट्रैक्टर से, मशीनों से, ड्रोन से होगी तो जीडीपी
जीडीपी बढ़ेगी। धर्म यदि हमारा, हम जो किसान लोग हैं, मुझे याद है मेरे खेत में जो 2 ईंट रखी हैं उसी को परमात्मा मान के, अपने पितर मान के पूजा करते हैं। गांव का आदमी गांव में दादा खेड़ा बन गया, खेड़े पे पूजा कर ली, बात खत्म है, भगवान वहीं पर है। यही होता है किसान का, तो भगवान इतना ही होता है। लेकिन यदि वैष्णो देवी, 4 धाम की यात्रा, गंगा यमुना पे फालतू के ये सब मंदिर बनाओ गांव में, 1-1, 2-2, 4-4 उन मंदिरों पे आयोजन करो, फिर चढ़ावा चढ़ाओ, फिर चढ़ावे को खा जाओ, फिर इधर घूमो, फिर वहां से गाड़ियों में जाओ, फिर ये सारा ड्रामा करो, इसमें जीडीपी बढ़ती है। परमात्मा को, धर्म को, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में यदि आप पैसा यूज नहीं करते हो तो जीडीपी नहीं बढ़ती है और आपका विकास होता है। यदि आप इसमें पैसा इस्तेमाल पूंजीवाद को बढ़ाते हो तो आपका विनाश होता है, लेकिन जीडीपी बढ़ती है, देश के विकास का आंकड़ा बढ़ता है। आपके ऊपर है, आप विकास किसका करना चाहते हो, देश का या अपना? देखो ना, कमाल का सवाल उठा दिया। अगर कोई सरकार के पक्ष का आदमी होगा वो कहेगा तुम किसका विकास करना चाहते हो, देश का या अपना? अरे हरामी, हमारे बिना देश कहां से हो जाएगा भाई? हम ही तो देश है। हम खुश हैं तो देश खुश है, हम समृद्ध हैं तो देश समृद्ध है। हम हैं तो हम, कंपनियां विदेश देश नहीं होती हैं, पार्टियां देश नहीं होते हैं, उद्योगपतियों को देश नहीं कहा जाता। देश हम हैं। हमारा पशु पक्षी, धन धान्य, खेत जानवर, हमारा गांव, हमारी व्यवस्था देश है। मानते होंगे कि नहीं मानते? तो अभी आपके पास पॉइंट आया सुबह से लेके रात तक का, जन्म से लेके मृत्यु तक का। और कोई बोलो, पॉइंट बोलो, अपन बताएंगे षड्यंत्र क्या है। धीरे धीरे आता जाएगा सवाल, आपको बताते जाएंगे, आपको मालूम पड़ता जाएगा। अभी मैंने आपको एक नजरिया देने की कोशिश की है कि जब आप चीजों को देखें तो बस एक बार ये देखें वो पैसा जा कहां रहा है। वो पैसा कंपनी के पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है, इन चोरों के पास जा रहा है, या गांव के किसी आदमी के पास आ रहा है। अगर ट्रेडिंग भी चल रही है, अगर दुकानदारी भी कर रही है, वो दुकानदार के पास आपके गांव में जितना सामान रखा है वो सबका पैसा कहां जा रहा है? कंपनी के पास ही जा रहा है। भाई बाजार में जाकर देखो, सब कंपनी के पास जा रहा है। हम लोग दुकानदारी नहीं कर रहे, हम कंपनियों के एजेंट बनकर बैठे हैं। और फायदा किसमें देंगे? दुकानदारी में भी, बाजार में भी सबसे ज्यादा फायदा उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो समाज का सबसे ज्यादा सत्यानाश करेगा। जैसे सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा दारू का ठेकेदार, कोकीन बेचने वाला और दूसरे नशे बेचने वाला, वो सबसे ज्यादा कमाएगा। दूसरे नंबर पे ड्रग्स वाले, यानी कि मेडिकल फार्मा कंपनी वाले। तीसरे नंबर पे आईटी कंपनी वाले, मोबाइल वाले, टीवी वाले, रिचार्ज वाले, इंटरनेट वाले, लैपटॉप वाले, फलाने वाले, ढिमकाने वाले, के नहीं। चौथे नंबर पे ट्रांसपोर्ट वाले, कार वाले, बसों वाले, मोटरसाइकिल वाले, कंपनियों वाले, बता रहा हूं मैं आपको, के नहीं। फिर ठेकेदार जो जमीनों को हराश करने वाले, जंगल तोड़ने वाले, यानी सड़कें बनाने वाले, पुल बनाने वाले, इन्हीं को मिल रहा है ना पैसा सबसे ज्यादा। लोकल काम करने वाले, असली काम करने वाले को कोई नहीं पूछ रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी तो बंद कराई जाएगी। जैसे कोहलू में अगर आपका गुड़ बन जाए, शक्कर बन जाए बिना केमिकल का, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। लेकिन शुगर फैक्ट्री से पानी भी खराब हो रहा है तो जीडीपी बढ़ रहा है। तो शुगर फैक्ट्री में जब गन्ना लेके आएगा किसान अपने ट्रैक्टरों में, तो जीडीपी बढ़ेगी। इसीलिए जब शुगर फैक्ट्री को उन्होंने, जब गन्ना मिलों को उन्होंने तवज्जो देनी थी, तो आपके कोल्हू वालों के ऊपर मुकदमे करवाए गए कि तुम प्रदूषण फैलाते हो। जब प्लास्टिक के बर्तन बेचने वालों की कंपनियां चलानी थी, तो गांव में लोहार के ऊपर मुकदमा किया गया, कुम्हार के ऊपर मुकदमा किया गया कि तुम्हारी जो भट्टे हैं, तुम्हारे जो भट्टे हैं, ये कुम्हार वाले भट्टे और लोहार वाली भट्टी ये प्रदूषण फैलाती है। तो उनके ऊपर मुकदमा किया गया क्योंकि तुमने लाइसेंस नहीं लिए हुए थे। बस लाइसेंस लेने के बाद प्रदूषण सब खत्म हो जाता। आप 50 रुपए की पर्ची कटवाते हो गाड़ी की, उसी टाइम प्रदूषण खत्म हो जाता है आपकी गाड़ी का। ये इसीलिए अभी तो बड़ा चर्चा है, लाइसेंस का पॉइंट हो गया, नंबर प्लेट का पॉइंट हो, अरे बड़े पॉइंट है यार। वो तो हम जुड़े हैं आज तो 3 दिन में, तो वीडियोस को सुनते रहोगे, ऐसे ही लगा के साइड में सुन लेना, तो क्या पता कोई काम की बात निकल आए किसी मुद्दे पर।
हम अलग अलग मुद्दों पर बोलते रहेंगे। अभी तो क्या हो रहा था, 3 दिन में हम सारी बातों पर बहुत डिटेल में नहीं जा पाते, इसलिए ये पॉइंट आपके सामने हमने ऐसे करके बता दिया, आपको आपके सामने रख दिए कि भाई ये पॉइंट्स हैं, इन पे एक बार इस नजर से भी देखना शुरू करो। जिस नजर से तुमको सिस्टम दिखाने की कोशिश कर रहा है वो तो तुम देख ही रहे हो, पहले ये भी देख लो। एक दूसरा नजरिया, बिजली के मीटर प्रीपेड आ रहे हैं। अगर जनता सरकार मोर्चा के पास 24 जनवरी 2025 को 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए, हमने ये बात 19 नवंबर 2023 की रैली में भी बोले थे, 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए तो हम ये कर देंगे, नहीं हुए, हमने नहीं किया। अभी हमने कहा इकट्ठे हो गए तो हम फिर ऐलान कर देंगे, नहीं हुए फिर लग जाएंगे हम तो जोड़ने के लिए। जब तक 1 लाख लोग ट्रेंड नहीं कर देते, नहीं बता देते कि व्यवस्था कहाँ खराब है कहाँ गलत है, जब तक वो आकर के पर्सनली कनेक्ट नहीं हो जाते वो 1 लाख लोग, तब तक हम कोई बड़ा ऐलान तो करने वाले हैं नहीं। तब तक हम जागरण फैला कर जागरण करते रहेंगे, भले ही हमें 5 साल लगे, भले 50 साल लगे। जिसको भरोसा है वो आज कर ले, जिसको नहीं भरोसा है हमारे मरने के बाद कर ले। ठीक है ना। वो भाई सब बता रहे थे, वो कह रहे थे कि भैया हमें तुम पे भरोसा नहीं था, बोर्ड सारे आते हैं ड्रामा करते हैं और फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके फिर ऐसा करके कर जाते हैं। लेकिन बोला जब वहाँ होटल में पलवल में जूते लगे ना आपको, लठ लगे ना जब आपकी पिटाई हुई तो यकीन हो गया। मैं कहा थोड़ा अभी रहता है तो मरने के बाद पक्का हो जाएगा। भाई कोई आदमी के जीते जी तो ढेर सारे आरोप हैं, पता नहीं ये किसका है, पता नहीं ये किसकी तरफ का है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप एक परिवार के हिस्सा बन गए, मैंने पिछली वाली सेशन में भी बोला था, लेकिन ये वाली बात पूरी नहीं की थी, वो बात अधूरी रह गई थी। आप यहाँ आ गए अपने 3 दिन, आप इस परिवार का हिस्सा हो गए। आप यदि कोई सवाल पूछते हैं हमारे को, हमारी जवाबदेही बनती है आपके प्रति। आपने समय लगाया है, आगे भी आप मोर्चे को मजबूत करेंगे, हमारे बीच के आदमी को सवाल देना बनता है। लेकिन कोई आदमी अगर बाहर का बैठा है, बाहर तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या भौंक रहा है, क्या लिख रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग कुछ भी सवाल करेंगे आप हमसे, हम आपका जवाब देंगे बात का, ठीक है। हाँ भाई क्या रणनीति, क्या आगे फुल प्लानिंग और पता नहीं क्या क्या, उस पर थोड़ी चर्चा वो सेलेक्टिव करनी पड़ेगी। अभी आधी इन्फॉर्मेशन रोक ली जाएगी, आधी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि योजना पे क्या। अभी पूछ लेते क्या योजना है, भाई योजना तो सारा सौदा तैयार करके आप सोच के देखो, जब हमें हर चीज के समस्या का पता है तो हमको समाधान भी पता होगा ना भाई। जब बीमारी का कारण पता है तो समाधान भी पता है। हमको मालूम है कि यार ये दीवार सरकाने के लिए इतना जोर लगाना पड़ेगा, इतना जोर लगाए बिना ये दीवार नहीं सरकेगी, तो मैं दीवार में टक्कर मारकर मरना नहीं चाहता। उससे पहले अपना जोर लगाएंगे वो जोर इकट्ठा करने में। इस चीज को काम करने के लिए ऐसा आदमी चाहिए, इसके लिए बीज बचाने वाला आदमी चाहिए, इसके लिए खेत बचाने वाला आदमी चाहिए, इसके लिए पशुधन पर काम करने वाला चाहिए, इसके लिए मिट्टी पर काम करने वाला चाहिए, इसके लिए चूने पर काम करने वाला चाहिए, इसके लिए शिक्षा पर काम करने वाला चाहिए, इसके लिए बिजली पर काम करने वाला चाहिए, इसके लिए आयुर्वेद वाला चाहिए, इसके लिए होम्योपैथी वाला चाहिए, इसके लिए कंप्यूटर वाला चाहिए। हमको सब चाहिए, लेकिन वो आए तो पहले। अब वो आप लोग नहीं घूमोगे, नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा ना भाई। हम तो भटक किस लिए रहे, वो आदमी ढूंढते हुए भटक रहे हैं कि हमारी वाली फ्रीक्वेंसी पे जो बैठा है आ जाओ ना एक बारी। वो ढूंढना आपका काम है, बेसिकली ये काम आपको करना है। जो साथी लोग हैं आपको यहां से इस 3 दिन में इस चीज के लिए मेंटली हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिर्फ हमारे बोलने से बात नहीं बनने वाली है। आप सब लोगों को अपने आसपास जो भी भाई आवेदन लगवा रहा है उसको तो मैं स्पेशली बोल रहा हूं, आपको अपने 20 परिवार तो पक्के करने हैं जो पड़ोस में हो, आधे घंटे 15 मिनट की दूरी पर हो। और उन 20 परिवारों को तो ये रुपए वाला खेल और कर्जे वाला खेल पूरा समझाना ही समझाना है। बच्चों को बचाने के लिए अपना एजुकेशन वाला प्रोग्राम इतना गजब का है, हर आदमी जुड़ेगा। भाई सोचो, हमने प्लान किया है अगले साल एक गुरुकुल चालू करने की योजना है। मतलब अगले साल गुरुकुल के लिए काम शुरू करेंगे, गुरुकुल चालू नहीं करेंगे, गुरुकुल के लिए काम चालू करेंगे। अभी तक हमने गुरुकुल पे बोलना ही शुरू किया है, काम शुरू नहीं किया अब तक कुछ भी। सिलेबस के लिए हमने एक बंदा बिठा रखा है, सिलेबस तैयार कर रहा है वो, ठीक है। ट्रेनिंग में कॉन्टिन्यूसली पिछले 7 साल से कर रहा हूं, जो उस गुरुकुल में काम करने वाले लोग हैं उनकी एजुकेशन वाली ट्रेनिंग वो मैं लगातार दे रहा हूं, वो अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। वहां एंट्री सिर्फ उन्हीं की होगी जिनकी वो ट्रेनिंग हो चुकी होगी। अब बच्चों के लिए हमने प्लान किया है कि हर गांव से 2 बच्चे लेंगे हम,
हरियाणा में प्लान है, फिलहाल किसी दूसरे स्टेट के लिए कोई योजना अभी नहीं है। उस स्टेट में भी अगर इतने बड़े योद्धा तैयार हो जाते हैं और वो अपना चालू करेंगे तो उसके लिए भी स्वागत है, खुला है सारा कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन हरियाणा में हमने प्लान किया है कि हर गांव से 2 बच्चे लेंगे, और बच्चे भी वो लेंगे, माँ बाप से पूछेंगे जो ज्यादा तंग है वो बताओ, जो सबसे ज्यादा तंग होगा पेरेंट वो उसका वाला बच्चा लेंगे। यानी जिनके बच्चे ठीक ठाक पल रहे हैं वो नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए जो तुमसे नहीं पाले जा रहे, तुमसे नहीं संभाले जा रहे, जो कहते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, बदतमीज है बहुत ज्यादा, सारा दिन उल्टे काम करता है, सारा किसी काम का नहीं है, वो दे दो हमको, हमको वो चाहिए बस। क्योंकि वो ऑलरेडी जीनियस है, हमको उसके बीच का, हमें उसके अंदर का जीनियस निकालना है। यानी अगर हमने समाज के सबसे ज्यादा बिगड़े हुए 14,000 बच्चों को तैयार कर दिया, फिर तो समाज मान लेगा कि सब बच्चे को तैयार किया जा सकता है। और अगर हमने प्लान किया है कि उन 14,000 बच्चे जो हमारे वहां आने वाले हैं, उन 14,000 बच्चों को परमात्मा ने जिस काम के लिए पैदा किया है, उनको जैसा दिमाग कुदरत ने दिया है, वो पहचान करना उनके टैलेंट की, वो हमारा काम है। उसको निखारना वो हमारा काम है, उसको तैयार करना हमारा काम है। उस बच्चे को जिस काम के लिए पैदा किया उस काम में स्थापित करके समाज को देना हमारा काम, मां बाप ने कुछ नहीं करना। भाई सोचो, अगर हमने 14,000 के 14,000 बच्चों, 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी वाला गुरुकुल, 100% एम्प्लॉयमेंट। आपका काम नहीं है ये काम स्कूल का, समाज का काम है। समाज बेस्ड गुरुकुल होगा। हम उसमें कोई पद नहीं रखने वाले, मतलब मैं उसमें कोई पद नहीं रखने वाला हूं। कोई प्रॉपर्टी में मेरा कोई मालिकाना हक उसमें नहीं रहेगा, उसके अंदर कोई भी मालिकाना हक नहीं रहने वाला है। सिर्फ उस गुरुकुल के संरक्षण के तौर पर कि जब तक जीऊंगा तब तक उसको हम लोग स्थापित करके जाएंगे, और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि उस वक्त जो बच्चे उसमें पढ़ रहे होंगे वो उसके मालिक होंगे। यानी 12वीं करके कोई बच्चा, कॉलेज करके कोई बच्चा निकल गया गुरुकुल से बाहर, तो अब वो मालिक नहीं रहा। जो नीचे से पहला बच्चा आया अब वो मालिक हो जाएगा उसका। तो मालिक अपने गुरुकुल को कभी बिकने नहीं देंगे फिर आने वाले टाइम में ना। ये नहीं होगा कि हमने स्थापित कर दिया तो हम ही मालिक हो गए। उसमें जो पढ़ रहा है वो बच्चा मालिक रहेगा उसका। और ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे कि कोई आदमी उसको कभी जीवन में ना बेच पाएगा, ना वो एडिट हो पाएगा, ना पैसा खत्म हो पाएगा। समाज चलाएगा उसको, क्योंकि वो हीरे तैयार करने का एक फैक्ट्री हो। वो पूरे दुनिया को ये दिखाने का होगा कि पॉसिबल है, आपके गांव में भी पॉसिबल है, हर गांव में ये संभव है, बिना रुपया खर्च किए, बिना इतने करोड़ों हजारों रुपया खर्च किए। मैंने गांव में हिसाब किताब लगाया था, 4500 जनसंख्या का गांव, वोट का गांव, उस गांव का 53 लाख रुपया महीने का 5 स्कूलों को जा रहा है। यार 53 लाख रुपया, तुम हमको तो इन बच्चों को रोजगार वाला ऐसा सिस्टम खड़ा करके दे देंगे यार, साल का 6 करोड़ रुपया बनता है यार। और बदले में क्या मिल रहा है? रट्टा रट्टा रट्टा, कुछ भी नहीं, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। यही हो रहा है ना। तो इसलिए वो स्टार्ट करने की योजना है। और उससे भी बड़ी बात बता देता हूं, जिन भाइयों ने 3 साल काम किया है जबरदस्त तरीके से जनता सरकार मोर्चा में, और जो लोग समाज में इसका काम करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए उस 7,000 से एक्स्ट्रा की एंट्री है, बाहर की एंट्री नहीं होगी किसी की भी, उनके लिए स्पेशल एंट्री है उनके बच्चों की। उसकी गारंटी ये गुरुकुल लेने वाला है, मोर्चा लेने वाला है। यानी भाई आपके बच्चों की सिरदर्दी खत्म कर दी ना, अब तो देश के काम पे लग जाओ। भाई बच्चों के लिए लग रहे हो ना, बच्चों की हेल्थ, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का रोजगार, हमारी गारंटी अब तो कर सकते हैं। इसी के लिए तो दौड़ रहे हैं ना, जब परमानेंट सोल्यूशन कोई हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक प्लान कर रहे हैं अगले साल से इसके ऊपर करने का, और उसकी नींव के लिए हम लोग 24 नवंबर को प्लान कर रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम में। तालकटोरा स्टेडियम के अंदर आए हुए लोगों की संख्या तय करेगी कि भैया हमारे अंदर ऊर्जा कितनी बची है अब लड़ने की या बोलने की। भाई हम कितना, एक ही चीज को इतना नहीं बोल सकता यार कोई आदमी। अब मैं यही बात ABCD पढ़ाई जा रहा हूँ यार, 7 साल से ABCD पढ़ाए जा रहा हूँ। अब मेरे को अगले जोड़ घटा गुणा के सवाल पे जाने दो,
तो ABCD करने वाले लोग आ जाओ, करना पड़ेगा ना ये काम। तो भाई बोल बहुत लिए, अब करने का समय है। करें कि ना करें, समाज साथ आएगा कि नहीं आएगा, ये तय होगा तालकटोरा स्टेडियम में। हमारा तो ये है मन कि तालकटोरा स्टेडियम में जगह नहीं होनी चाहिए। तालकटोरा स्टेडियम सारा ठुक जाए, जगह ना बचे, अव्यवस्था फैल जाए, तो मान लेंगे कि भैया हमने काम किया है। अगर वहाँ कुर्सियाँ खाली हो गई, फिर शुरू से फिर जोर लगाएंगे, भैया हम क्या कर सकते हैं। भाई अभी तो जितना जो आज का टाइम है वो करते रहेंगे। अपने बस की बात इतनी है, जो मेरे बस की बात है वो हम करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑफर हैं, ये कंपनी का ये प्रोडक्ट ले लो, इस स्कूल को शामिल कर लो, वो स्पॉन्सर कर देगा, वो इतने पैसे दे देगा, वो कर लेगा। भाई नहीं हो रहा अपने से, अभी हिम्मत नहीं हारी है, अभी समाज पर भरोसा है कि समाज आगे आकर कर लेगा, समाज आगे आकर संभाल लेगा। जब समाज से भरोसा टूट जाएगा तब की बात तब देखेंगे। लेकिन अभी तक हमने एक चीज़ देखी है कि जिन लोगों को बात समझ में आई है उन्होंने साथ दिया है, वो समझने के लिए तैयार हुए हैं। हम नहीं कह सकते कि समाज साथ नहीं देता है। हाँ, अगले को बात ही समझ नहीं आई है तो गलती हमारी है ना समझाने वाले की। उसमें क्या गलती है भाई, उसकी क्या गलती है। अगर हम नहीं समझा पाए तो हमारी गलती है। इसलिए हम अपनी गलतियों को सुधार भी रहे हैं, रेगुलरली उस पर काम भी कर रहे हैं, और जितने लोग साथी आ रहे हैं इसको मुहिम को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब आपको एक चीज़ देखनी है अपने आसपास कि पैसा कहाँ जा रहा है, इस षड्यंत्र की जड़ कहाँ से चल रही है, राजनीति कैसे कंट्रोल हो रही है। हमको अपना जल, जंगल, जमीन और जानवर बचाने की लड़ाई ये कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ेगी। और जो हमसे करवाया जा रहा है, चाहे वो ज़बरदस्ती की नंबर प्लेट हो, चाहे वो ज़बरदस्ती का पासिंग करवाना हो 15 साल के बाद, 10 साल के बाद, चाहे डीजल पेट्रोल पे बैन लगाने की बात हो, चाहे भर्तियों पे बैन लगाने की बात हो, चाहे स्कूलों में ज़बरदस्ती करिकुलम पढ़ाने की बात हो, चाहे ज़बरदस्ती टोल वसूलने की बात हो, चाहे डबल फाइन लगाने की बात हो, चाहे आपके मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसे काटने की बात हो, चाहे फिर किसान को MSP के ऊपर या किसी फिक्स प्राइस के ऊपर पेमेंट ना देने की बात हो, चाहे उसको खेती के लिए मजबूर करना हो, पैसे खर्च करवाना उसका और फिर टाइम पर उसकी पेमेंट ना आना हो, चाहे फिर ज़बरदस्ती मुआवजे काट लेना और फिर उसके इंश्योरेंस की भरपाई ना करना, वो भी उसके अंदर मुद्दा है। फिर आपकी ज़बरदस्ती आपको गाड़ियों पे नंबर प्लेट की ज़बरदस्ती, और फिर आपके मतलब आपके जीवन में हर चीज़ आपको उनके हिसाब से करनी पड़ रही है। कमाल की बात है। पैदा खुद नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, चल अपनी मर्जी से नहीं सकते, खरीद अपनी मर्जी से नहीं सकते, बैंक में पैसा अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, उस पैसे को खर्च भी अपनी मर्जी से नहीं कर, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ये वाला बिल हमने कैश लेना बंद कर दिया। अगर ऑनलाइन करना मजबूरी है तो हमको रिचार्ज के पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं भाई। अगर मोबाइल रखना कंपलसरी है तो मोबाइल भी तुम दोगे, रिचार्ज भी तुम करोगे ना, बिल भी तुम दोगे। हाँ, नहीं समझ रहे हैं। तो आपको साथ जबरदस्तियां की जा रही है। इन जबरदस्तियों के खिलाफ तो तब समझ में आएगा ना जब आपको लगे कि आपके साथ जबरदस्ती हो रही है। अभी तो लग ही नहीं रहा जबरदस्ती हो रही है, अभी तो ये लग रहा है कि भैया कोई बात नहीं, 2 जूते और मार लो, मजा तो आ ही रहा है। एंटरटेनमेंट में मजा आ रहा है ना, अभी उससे नहीं निकल रहे हैं ना। अभी बोले तो OTT से, गेम से, उनसे। तो ये प्रोसेस लंबी प्रोसेस है। मैं छोटी प्रोसेस इसको मान के चल नहीं रहा। मैं इसको 50 साल का दौर, मैं 50 साल का मान के चला हुआ हूँ। मतलब मैं तो 50 साल जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा ये नहीं पता, पर मैं ये मान के चला हूँ कि जो बीज हम आज बो रहे हैं इसका जो फल है वो हमारी अगली जनरेशन को मिलने वाला है। और ये 50 साल का प्रोजेक्ट लेके चला हूँ मैं। तो इसलिए आपको 2024 के चुनाव में, मैंने 2024 के चुनाव से पहले अपने बहुत लोगों को बोला 24 के चुनाव में चिंता करने की जरूरत, मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। हमने तो पहले मोर्चे की कंडीशन ही ये रखी थी कि जिसके हाथ में माइक होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव लड़वाने के लिए समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हमको सारा का सारा गेम प्लान पता है इनका, इसलिए हम लोगों को मालूम है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन अभी उस तरह के लोग एक बार आए तो भाई 2029 का, मैं तो 2029 के अंदर हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, आप बताना गलत है कि सही है। हम तो 2029 के चुनाव के अंदर
फुल्ली पार्टिसिपेट करने का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फुल्ली पार्टिसिपेट करने का प्लान बना रहे हैं। प्लान क्या है? प्लान समझिए क्या है। 24 जनवरी 2025 को जनता सरकार मोर्चा को बने हुए 3 साल हो जाएंगे। ठीक है, 3 साल होने की उपलक्ष्य में हमने टारगेट 1 लाख लोगों का रखा है। डे 1 हमने 1 लाख लोगों का टारगेट रखा था कि जिस दिन 1 लाख लोगों को, तब हम ये करेंगे। तो अभी हम 1 लाख लोगों का टारगेट ये मान के चल रहे हैं कि हो जाएगा उस दिन। मतलब अभी मानने में क्या दिक्कत है भाई? मान लो मूलधन 100 ना होए, मूलधन 2000 5000 जो भी हो देखी जाएगी। अभी हम मान के चल रहे हैं कि 1 लाख लोग हो जाएंगे। तो 1 लाख लोग वहां आ गए और वहां पर आकर के चर्चा चलती है। उस चर्चा में हम ये ऐलान करने वाले हैं कि जनता सरकार मोर्चा का एक, जैसे कि हम लोग आने वाले वक्त में जनता सरकार मोर्चा अपनी व्यवस्था खड़ी करने वाला है। अपना प्रधानमंत्री, अपना राष्ट्रपति, अपना मुख्यमंत्री, अपना तहसीलदार, अपना डेप्यूटी कलेक्टर, उनके डेप्यूटी कलेक्टर से मिलने अपने वाला डेप्यूटी कलेक्टर जाया करेगा। जनता सरकार मोर्चा का, जनता का। एक अंग्रेजों ने अपना बना लिया, एक हम अपना बना लेंगे। तो अब अपने वाला पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया। उन्होंने तो बना रखा है एक यूपीएससी, एचपीएससी, फलाना ढिमकाना। एक जनता सरकार मोर्चा का पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया। वो भर्ती निकाल रहा है। वो पहला ही भर्ती हमारा यही होगा। पहली भर्ती निकलेगी, उसमें एमएलए की, एमपी की, एमएलए के पीए की, उसके मीडिया एडवाइजर की, उसके कंप्यूटर असिस्टेंट की, और उसके मतलब एक और, यानी कि 4 का स्टाफ हम उसको दे रहे हैं। तो यानी एक सीट पर 5 भर्तियां निकल रही हैं। हैं? चोरों के हिसाब से लीगल होएगा मतलब? मैं अपनी फैक्ट्री में किसको भर्ती करना चाहता हूं, मेरी मर्जी है। अच्छी बात कर रहे हो यार। मैं किसको भर्ती करना चाह रहा हूं तो मेरी मर्जी है ना। अरे आप मानते हो उनको एमएलए है तो है, मेरी तरफ से तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट का पालतू कुत्ता है। मैं तो मुख्यमंत्री, पॉलिटिकल पार्टियों की ये प्राइवेट एजेंसी है। पार्टियां कहाँ हैं ये? देश के लिए वो देश का प्रतिनिधि कहाँ है? हमने चुन के उसको अपॉइंट किया है क्या? एमएलए हमसे टिकट लेके गया है क्या? जनता से पूछ के गया है क्या? उनका पालतू है ना वो, हमारा क्या है भाई? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, फलाना हो, घोटाला हो, चौटाला हो, कोई भी हो, वो मालिक है। वो मालिक दे रहा है उसको, किसी को कह रहा है टिकट दे रहा है, तो वो उनके पालतू है ना। वो उनकी बात करेंगे, देश की बात क्यों करेंगे? वो जनता की बात क्यों करेंगे? हम कह रहे हैं कि हम भर्ती निकाल रहे हैं। भर्ती, अभी भर्ती में तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं हम। तनख्वाह तो सिलेक्शन के बाद ही मिलेगी ना भाई। अभी आपके बच्चों को 25-25 साल पढ़ा के फिर बच्चे टेस्ट लेंगे। आपका बच्चा 12वीं पास कर लिया, बीए पास कर लिया, एमए पास कर लिया, पीएचडी कर लिया, फिर बोलते हैं अब दोबारा टेस्ट दो। ऐसा करते हैं ना। हम तो मात्र 4 साल के कोर्स कराएंगे बस। ठीक है, हम ऑफर क्या कर रहे हैं? हर गांव से 5 कैंडिडेट मिनिमम मांग रहे हैं। गांव से मांग रहे हैं हम 5 कैंडिडेट। भैया आप हमको एक, जिस गांव में जर्नल ज्यादा हैं तो 2 जर्नल आ जाओ, जिस गांव में जिस कास्ट के ज्यादा हैं वो 2 आ जाओ, बाकी एक ओबीसी आ गया, एक एससी आ गया, एक महिला आ गई और 2 ये आ गए। ठीक है जी, पॉसिबल है? पहले तो ये बताते जाना, पॉसिबल है। पहला पॉइंट है भी 5 आदमी गांव से चाहिए। गांव वाले या तो सेलेक्ट करके दे दो, या गांव वाले सेलेक्ट करके नहीं देते हैं। गांव वाले कहते हैं हमारे तो गांव में 50 हो गई, तो 50 के 50 फार्म भर लो, कोई टेंशन नहीं। 500 हो गए, 500 के 500 फार्म भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन सिर्फ एक ही है, उसके पूरे खानदान में किसी महिला के प्रति कोई गलत आरोप ना लगे हों या सिद्ध ना हुए हों। समझ गए ना बात? मतलब गांव में रेपुटेशन होती है यार, रेपुटेशन तो पता लग जाएगी गांव में कैसे लोग हैं, और किसी का पैसा लेके ना देने वाला खानदान ना हो, है ना। मतलब चोर किस्म का ना हो। बाकी पढ़ाई लिखाई वो सब चलेगा, जात पात चलेगा, कोई जात का कोई धर्म कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन नहीं। बाकी कोई टेंशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है किसी चीज की। आप फार्म भरो बस मोर्चे के अंदर। आप भाई फार्म तो कितने आ जाओ, जब 100 पोस्टों के लिए 10 लाख फार्म आ सकते हैं तो हमारे पास 10 लाख आ जाओ, हमें क्या दिक्कत है? ठीक बात। अगला टारगेट क्या है?
जिसने भी लोग फार्म भरेंगे, पहली कंडीशन है कि उनको सबसे पहले मौजूदा व्यवस्था समझनी पड़ेगी। देश के साथ, समाज के साथ चल रहे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। तो पहले तो जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है बात? पूरा षड्यंत्र समझा देंगे पहला नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको उस बंदे को, जो भी कैंडिडेट होगा, उस बंदे को अगले नंबर पे षड्यंत्र समझने के बाद यह बताएंगे कि एमएलए की, एमपी की ताकत क्या क्या है, कितने पैसे खर्च कर सकते हो, साल का कितना फंड होता है, कितना तुम्हारे पावर में आता है, क्या तुम्हारे पावर में नहीं आता। जो तुम्हारे पावर में नहीं आता वो प्रॉमिस तुमने नहीं करना, जो तुम्हारे पावर में आता वो तुमने करना है। इस समस्या का समाधान ऐसे होगा, इसका समाधान ऐसे होगा, इसका तुम करोगे, इसका तुम करोगे। पॉसिबल है कि नहीं है? ये ट्रेनिंग देना भी पॉसिबल है। षड्यंत्र समझा दिया, पावर समझा दी, उसके काम समझा दिए। अगले नंबर पे अब अपने अपने गांव की समस्या लेके आओ। भाई एक हल्का है हमारा, जैसे मैं एक हल्के की बात बता रहा हूं। एक हल्के में, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगभग 60 गांव होते हैं। तो 5 बच्चे अगर एक गांव से हो तो कितना हो गया? 300 एमएलए के कैंडिडेट हो गए। 300 कैंडिडेटों को बोला जाएगा, ये जो 5 लोग इस गांव के हैं, अपने अपने गांव के लिए आओ भाई। प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम है? ये वाली प्रॉब्लम सरपंच की, ये वाली ब्लॉक समिति की, ये जिला परिषद की, ये है एमएलए और एमपी की। इसका समाधान होगा ऐसे। समस्या पता पहले से ही है। चुनाव तो 2029 में होने हैं, समस्या तो हमको 2026 में ही पता है, 27 में ही। समस्या भी पता और समाधान भी पता। अब उस हल्के के अंदर 300 के 300 कैंडिडेट को समस्या का भी पता पूरे हल्के की, और समाधान का भी पता है कि नहीं? अब इन 300 में से एक एमएलए चुना जाना है। भाई हमारा तो बंदा ड्राइवर लगे, चपड़ासी लगे, मास्टर लगे, कुछ भी लगे तो पेपर देता है। एमएलए ऐसे थोड़ी बन जाएगा। 300 के 300 का टेस्ट लेंगे हम, पेपर लेंगे, जनता सरकार जो फर्स्ट आ गया वो अपना एमएलए होगा। पॉसिबल है? अब क्योंकि आप कह रहे थे कि वो लोगों के तंत्र में ये लीगल होगा कि नहीं होगा, भाई ये हमारा कैंडिडेट छापने का, कैंडिडेट छांटने का प्रोसेस है। ये हमारा कैंडिडेट जनता का कैंडिडेट हुआ कि हमारा हुआ? भाई बताओ। इसमें देवेंद्र भलारा का कोई रोल हो? ट्रेनिंग लो, कोई भी लो, ट्रेनिंग पूरी समझो, पूरा का पूरा सिलेबस देंगे, षड्यंत्र का, इल्यूमिनाती का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी का, युद्धों का, हथियारों का, फार्मा कंपनियों का, धमकाने का, इनका सारा सिलेबस दे देंगे। क्योंकि कोई इनको तैयार तो करता ही नहीं। कोई भी आता है 15 दिन पहले टिकट लेके आ जाता है। एक उधर दूसरी कंपनी में मलाई खा रहा था, दूसरी पार्टी में, इस पार्टी में गोबर खाने आ जाता है। ऐसा नहीं चलेगा। हमारा काम क्या है? जनता के बीच से आए हुए आदमी, तैयार किए हुए आदमी, और तैयार किए हुए आदमी नहीं है। अगर एक एमएलए बनेगा तो 299 को हम ये कहेंगे कि इसकी एक गलती और इसका इस्तीफा हम लेंगे। हैं? और फिर तुम्हारे में से किसी का नंबर आएगा तो 299 के 299 24 घंटे ऐसे तैयार रहेंगे, बेटे तेरा नंबर आने दो, तू गलती कर। है? अभी तो क्या है, कोई गलती करता कोई बोलता ही नहीं है। अब बोलने वाले योद्धा तैयार कर देंगे हम। इधर से स्कूल चल रहा होगा, अंदर से लॉन्ग टर्म के योद्धा तैयार हो रहे हैं, बाहर ये चल रहा है तो इधर जो है ये राजनीति में इनकी लड़ाई लड़ने वाले। तो अब उनके सिस्टम में अपना आदमी जाएगा, उनकी विधानसभा में, उनकी पार्लियामेंट में, चोरों की पार्लियामेंट में हमारे आदमी जाएंगे और अंदर से जाके खोखला करेंगे उसको। फिर जैसे उन्होंने हमारे गांव में आकर के हमारे इस व्यवस्था को खोखला किया ना, जैसे उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों को तोड़ रहे हैं, आदिवासियों का घर उजाड़ रहे हैं। समझ गए? ये समझ लेना बस, जिस जाति का, जिस कास्ट का आदमी प्रधान बना दिया फैक्ट्री कंपनी ने, या उधर से एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, समझो उस जाति का नाश तय है। ये नहीं है कि वो उसके लिए, उसकी बड़ाई, उसकी भलाई के लिए है, नहीं बनता मुख्यमंत्री, उसका नाश करने के लिए बनता है। तो अभी इधर जो है वो जात पात से ऊपर उठ के जो पेपर पास करेगा वो, और गारंटी क्या है? 5 साल नौकरी करो, जिंदगी भर की पेंशन। और जो आदमी एक बार एमएलए बन जाएगा जनता सरकार मोर्चा का, दोबारा उसको जिंदगी में कभी उसके खानदान में टिकट नहीं मिलनी।
बात खत्म। आगे बाकी के आएंगे, हर और चलता रहेगा प्रोसेस, और फिर तो हम बॉर्डर लंबा चलेगा। पॉसिबल है प्रैक्टिकली। अगर आदमी है तो क्या दिक्कत है, जनता तक खबर पहुंच जाए तो क्या दिक्कत है। खबर ही नहीं पहुंचती हमारी तो, ये क्योंकि ये मीडिया चैनल वाले थोड़ी दिखाएंगे, तो आप ही अपने मीडिया चैनल बनना पड़ेगा, आप ही को गांव गांव जाके अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी। तो इनके अंदर भी घुस के मारेंगे और इनके ऊपर से भी मारेंगे और इनको धक्के दे के भी मारेंगे, और सारे चोरों को देश से निकालने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। फिर जोर से ही बोल दो, भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में। जय हिंद। चलो जी, चाय तैयार है, चाय पी लो अपनी।